लिख लिया था आप लोगों ने? सो दिस इज द artery vein. In case of external AV center, we insert a elastic catheter. One is into the artery, this artery, and second one is into the vein. Both are connected like this U shape में, and blood will send from artery to vein. This catheter present outside, ये बाहर रहेगा यहाँ पे, इधर प्रेजेंट रहेंगे कैनुला, जैसे हम नॉर्मल आईवी कैनुला लगाते हैं वैसे दो कैनुला फिक्स हो जाएंगे सर्जिकली, और वो बाहर से यू शेप में कनेक्टेड रहेंगे. इसको हम ड्रेसिंग करके रखेंगे, बाहर से कवर करके रखेंगे, और जब भी आपको रिक्वायर्ड होगा तो आप क्या करेंगे, दोनों को ओपन करेंगे, एक से ब्लड डालेगा और एक ब्लड वापस इन हो जाएगा. सो दिस इज नोन एज एक्सटर्नल एवी शंट. Two elastic cannulas are surgically inserted into an artery and in femoral infora or leg. I think लिख लिया आप लोगों ने तो. दिस इज द पिक्चर, आप देख सकते हैं यहाँ पे. सो एक आपने आर्टरी में डाल दिया, दूसरा आपने वेन में डाल दिया, दोनों को एक दूसरे से क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया. सो दिस इज द एक्सटर्नल एवी जो शंट है वो हम बात कर रहे हैं. नेक्स्ट मूव करें आगे. द नेक्स्ट इज परमानेंट. ओके, इसके बारे में एडवांटेज और डिसएडवांटेज लिखा हुआ है. जैसे हमने बोला फिस्टुला जो बनाते हैं इंटरनल फिस्टुला, एवी फिस्टुला, उसको यूज करने के लिए उसको पहले क्या करना पड़ेगा, मैच्योर करना होगा. मैच्योरिटी में कितना टाइम लगेगा, 4 to 6 वीक लगेगा. सो टिल द 4 to 6 वीक हम उस इंटरनल एवी फिस्टुला को यूज नहीं कर सकते. वी कैन नॉट यूज दैट फिस्टुला इमीडिएटली. बट इन दिस कंडीशन जो हमने इलास्टिक कैनुलास पुट किए वो कैनुला जैसे ही आपने डाला उसके जस्ट आफ्टर, डालने के जस्ट बाद में भी आप उसको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं. सो यूज इमीडिएटली आफ्टर क्रिएशन. नेक्स्ट इज नो वेनिपंक्चर इज रिक्वायर्ड. जब हम एक बार इंटरनल फिस्टुला बना देंगे, सो इस इंटरनल फिस्टुला में भी आपको बार-बार क्या करना पड़ेगा, पंक्चर करना पड़ेगा. लाइक दिस इज एन इंटरनल फिस्टुला, ऐसा बन जाएगा. सो आप जब भी पेशेंट आएगा तो आपको बार-बार इनमें क्या करनी पड़ेगी, नीडल पंक्चर करनी पड़ेगी एवरी टाइम, और बार-बार पेशेंट को पेन होगा, ब्लीडिंग होने के चांसेस रहेंगे. बट इन केस ऑफ दिस एक्सटर्नल एवी फिस्टुला नो वेनी पंक्चर इज रिक्वायर्ड. दोनों कैनुला बाहर है, एक को आपको आर्टरी वाली लाइन में और एक को वेन वाली लाइन में लगाना है, और यूज करें और वापस क्लेम करें और पेशेंट गल जाएगा वापस. सो नो वेनी पंक्चर इज रिक्वायर्ड. दीस आर द एडवांटेज ऑफ एक्सटर्नल एवी शंट. बट इसमें एक प्रॉब्लम है, लाइक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम बहुत बड़ी है जो आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे, कि जब बॉडी के पार्ट में जब आप छोटा सा आईवी कैनुला भी पुट कर देते हैं तो पेशेंट को साइकोलॉजी हो जाती है कि मेरे बीमार हूं मैं और इधर कुछ लगा दिया है. सो उस हैंड को मूव नहीं करेगा. करेगा क्या, वो हाथ ऐसे रखेगा पूरा. आप बोलोगे ऐसा कर दो तो भी नहीं, ऐसे रखेगा. उसको लग रहा है कि हाथ मोड़ने से क्या हो सकता है, इधर बाहर हो जाए, कुछ और हो जाएगा, यहाँ तक थोड़ा इधर नहीं है, और वो मूवमेंट नहीं करेगा. दूसरा, जब आपके हैंड पे कुछ लगा है तो आपको जितने भी लोग सारे पूछेंगे क्या हो गया, ठीक है क्या हुआ, पूछते नहीं पूछते. इसके दो टाइप होते हैं. एक होता है सच में किसी को कुछ प्रॉब्लम है इसलिए लगवाया. दूसरे होते हैं जो अटेंशन सीकिंग पर्सनालिटी होते हैं, वो इसलिए भी लगवाते हैं कि लोग उनको पूछे. होते हैं बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स ऐसे आते हैं जो इसलिए लगवाते हैं कि लोग उनको क्या करें, पूछे कि क्या हुआ आपको, वो फिर बहुत प्यार से पूरा एक्सप्लेन में बताएंगे, डिटेल में अपडेट में बताता हूँ. सो वो अटेंशन सीकिंग वाले होते हैं ऐसे बहुत सारे होते हैं जो ड्यूटी पे जाएंगे तो उसको लगा के जाएंगे ऐसे, और उसको ऐसे करके दिखा भी हो जाएंगे. ड्यूटी पे जा रहे हैं वैसे भाई, और एक और फुटबॉल लेना वेन पे अगर जरूरत ही है तो इसको क्यों लगा के रखना है, कहीं और जाएंगे तो उसको लगा के रखेंगे, ऐसे दिखाएंगे उसको. भले उसमें 4 दिन इंजेक्शन नहीं लगाया पर वो जरूर लगा के रखेंगे क्योंकि वो किस पर्सनालिटी है, अटेंशन सीकिंग बिहेवियर. सो इसमें भी यही डिसएडवांटेज होगा कि कैथेटर दोनों बाहर है और उसके ऊपर हम क्या लगा के रखेंगे, ड्रेसिंग. और ड्रेसिंग रहेगी तो फिर पेशेंट को कैनुला से इतनी प्रॉब्लम, तो इतनी ड्रेसिंग लगा दी तब तो बहुत बड़ी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होगा. वो हैंड को ऐसे रखेगा, सारे लोग उसको पूछ पूछ के रिपीट कर देंगे क्योंकि बाहर साइड ड्रेसिंग विजिबल होगा. सो डिसएडवांटेज में वन डिसएडवांटेज इज डिस्कनेक्शन. जो आपका यू शेप कनेक्टेड है यहाँ से डिस्कनेक्ट हो सकता है और उससे क्या हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकती है. एंड जो दूसरा मैं बता रहा था साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, दिस इज एक्सटर्नल एवी शंट जो हम बाहर से यूज करते हैं. नेक्स्ट इज इंटरनल एवी फिस्टुला. अरे डिस्कनेक्शन एंड ब्लीडिंग, सर क्या करना है इसमें है, नेम में लिखा हुआ है इंटरनल एवी फिस्टुला. इंटरनल मींस इट इज प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी एंड एवी मींस आर्टेरियोवेनस फिस्टुला. सो मैंने जो पिक्चर बनाया था, ये दो वेसल्स हैं 1 and 2, दोनों अलग अलग है. इन दिस इंटरनल एवी फिस्टुला आप क्या करेंगे, यू सर्जिकली कट हियर, यहाँ पे कट लगाएंगे, इसका एक पार्ट को पुल करके इसके साथ जोड़ देंगे, दूसरे पार्ट को पुल करके इसके साथ जोड़ देंगे. तो इससे क्या हो जाएगा, दोनों के बीच में ब्लड का संटिंग हो जाएगा यहाँ पे. सो इस तरह से आप कट कर देंगे, ये आर्टेरियल ब्लड यहाँ से मूव करेगा एंड इधर से होके इधर आ जाएगा. दिस इज नोन एज शंट, एवी शंट, आर्टेरियोवेनस फिस्टुला, सॉरी नॉट शंट, सॉरी आर्टेरियोवेनस फिस्टुला, एंड इट इज प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज इंटरनल फिस्टुला. प्रॉब्लम क्या है कि इसको यूज करने के लिए आपको इसको क्या करना पड़ेगा, मैच्योर करना पड़ेगा. अगर ये मैच्योर नहीं है, इट इज नॉट मैच्योर, देन रप्चर हो जाएगा और इसको बाद में आप यूज नहीं कर पाएंगे, प्रॉब्लम हो जाएगी. सो इसको मैच्योर करने के लिए कितना टाइम लगेगा, 4 to 6 वीक्स जो है वो टाइम लगेगा. तो वो भी एक प्रॉब्लम है इसमें. परमानेंट एक्सेस फॉर सीकेडी पेशेंट. क्वेश्चन कि अगर सीकेडी पेशेंट में आपको एक्सेस डिवाइस पूछे तो सबसे बेस्ट वन है वो है इंटरनल एवी फिस्टुला. दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट और बेस्ट वन जो इंटरनल फिस्टुला में है. एनास्टोमोसिस ऑफ लार्ज आर्टरी एंड वेन इन द आर्म, मैच्योर इन 4 to 6 वीक एंड फिस्टुला रिक्वायर्ड मैच्योर बिफोर यूज. तो दिस इज द फिस्टुला. दिखा आपको, आर्टरी और वेन को पास में लाके दोनों के अंदर छेद करके क्या कर दिया, सुचर कर दिया. ये क्या बन गया आपका फिस्टुला. बट यहाँ पे ध्यान क्या रखना होगा, यूज करने से पहले इसको क्या करना है, मैच्योर करना है. अगर ये मैच्योर नहीं होगा तो फिर आप इसको यूज नहीं कर सकते. जब पेशेंट आएगा तो आपको सिंपली क्या करना है, एक इसमें पुट करना है, एक इसमें निडल, दो निडल डालेंगे, एक इधर और एक इधर, और बहुत बड़ा हो जाता है दोनों मिलने से, तो इजीली आप डाल पाएंगे निडल, और एक से बाहर आएगा एक से अंदर जाएगा और डायलिसिस आप कर पाएंगे. तो ये आइडेंटिफाई कर लेंगे. कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जहां पे वेसल्स को एक दूसरे के साथ अटैच करके फिस्टुला बनाना पॉसिबल नहीं हो पाता है. इट मे बी थिन वेसल्स है, फाइन वेसल्स है, वहां पॉसिबल नहीं है. इन दैट कंडीशंस वी विल गो फॉर ए
एक्सटर्नल सॉरी इंटरनल ग्राफ्टिंग हम क्या करेंगे, बॉडी के अदर पार्ट से क्या लेंगे, वेसल्स लेंगे, उस वेसल्स को लेके एक पार्ट इसके साथ जोड़ देंगे और दूसरा पार्ट इसके साथ जोड़ देंगे। वेसल्स अंदर ही रहेगा इसलिए उसको हम क्या बोलेंगे, इंटरनल। ये भी आर्टरी और वेन को कनेक्ट करेगा इसलिए एवी, एंड ये फिस्टुला नहीं है, ये ग्राफ्ट है इसलिए हम इसको बोलेंगे इंटरनल एवी ग्राफ्ट। सो वो भी हम कर सकते हैं जहां पे फिस्टुला बनाना पॉसिबल नहीं है, तो वो हम अगली स्लाइड में देखेंगे। तो ये क्लियर, एवी फिस्टुला, यस। So best one for CKD patient answer is AV fistula, which is the best for CKD patient, permanent access device for CKD patient. तो कल पेपर होगा और पढ़ के आना है सबको, और सबको पेपर देना है। उसके बाद आपका जो भी रिजल्ट जो रहता है उसको हम देखेंगे डे आफ्टर टुमारो मंडे की क्लास के अंदर, वन बाय वन सबसे, ठीक है। हाँ जी, हाँ 80 सब्जेक्ट में से 80 क्वेश्चन देंगे बिल्कुल। नहीं वही मैं बोल रहा था, 80 टॉपिक में से 80 क्वेश्चन देंगे, लेकिन उसके लिए आपको 10 रुपए पे करने पड़ेंगे। दैट इज फॉर जो आपका 10 रुपीज संडे पेपर जो चल रहा है ना उसका है वो। इट इज नॉट फॉर ट्यूसडे टेस्ट और इट इज नॉट फॉर दिस मॉडल पेपर। वो ऑनलाइन में जो अभी चल रहा है देखा होगा आपने, कुछ उसका बताया गया है कि वो 10 रुपीज का टेस्ट है जो हर संडे होगा, 10 रुपए पे करे टेस्ट दे, अगले संडे फिर 10 रुपए पे करे टेस्ट दे, उसके अंदर आएंगे 80-20 वाला। यहाँ पे तो हम मॉडल पेपर तो उसी पैटर्न पे होता है, 80-20 होता है, बाकी ट्यूसडे में तो वही आता है जो हम पढ़ते हैं 7 दिन में। तो यहाँ ट्यूसडे पेपर में इस बार सिर्फ रिजल्ट के क्वेश्चन आएंगे, मैं बनाऊंगा और नंबर आपके बहुत अच्छा आएंगे। और बाकी संडे का कल का पेपर है जो बेरवा सर लेके आएंगे कल आपके साथ। और कल फर्स्ट पेपर है 10 रुपए वाला, वो भी आप जो संडे बोला चाय को छोड़ के 10 रुपए का पेपर लेके आप एंजॉय कर सकते हैं। तो 10 रुपए का पेपर रोज सुबह उठते ही हर संडे को आप सबके लिए। चले आगे नेक्स्ट। सो कुछ कंडीशंस होती है, कुछ चीजें होती है, लाइक जो एप्लीकेशन होता है, बातें नहीं करनी है। एप्लीकेशन होता है वो चार्जेस, जो भी सॉफ्टवेयर कंपनी होती है वो चार्ज करती है उसके यूजेस के ऊपर कि आप उस ऐप को कितना यूज कर रहे हैं, आप उसमें कितने मिनट्स तक टाइम स्पेंड कर रहे हैं। जितना आप टाइम स्पेंड करेंगे उतना बड़ा बिल आता है जेआईएनसी को। सो पेपर तो फ्री ऑफ कॉस्ट करने में कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन देने हमें क्या फर्क पड़ रहा है, बट उस क्वेश्चन को जब आप अटेम्प्ट करोगे जो आपका 1.5 आवर का टाइम होगा 90 मिनट्स का, सो 90 मिनट्स का बिल आएगा। एंड आई थिंक दैट बिल इज मोर देन 10 रुपीज फॉर 90 मिनट्स। तो उस कॉस्ट को जीरो करने के लिए आपसे वो चार्ज सिर्फ उस बिल का लिया जा रहा है, पेपर का चार्ज नहीं है। 10 रुपए में कुछ नहीं मिलेगा, 90 मिनट्स का बिल ही चला जाएगा 10 रुपए में, और उसमें सिर्फ जो नॉर्मल हम ऑफलाइन में फोटोकॉपी के पैसे लगते हैं वैसा ही वो बिल बनेगा, उसके पैसे आई थिंक 10 रुपए तो ईजी है सबके लिए। और बाकी मेरी तरफ से कोई सेलिंग नहीं चल रहा है, आप अपनी इच्छा से देखें। पेपर इज ऑनलाइन ओनली, ऑनलाइन होगा, ऐप में होगा, और आपको सेपरेटली हर पेपर को बाई करना पड़ेगा तभी आप दे पाएंगे। सो एवरी डे एवरी संडे आप बाई करेंगे और पेपर दे पाएंगे। इट्स ऑन टोटली ऑन यू, किसी को कोई फोर्स नहीं है, किसी को मेरी तरफ से कोई फोर्स नहीं है। आगे चलो, आगे हम पढ़ रहे थ्योरी, उस पर आ जाओ। एडवांटेज, एडवांटेज की बात करें सो एवी फिस्टुला जो है वो एक परमानेंट एक्सेस डिवाइस है, बात नहीं, इट्स ए परमानेंट एक्सेस डिवाइस। और ये पेशेंट के अंदर जब भी आपको डायलिसिस रिक्वायर्ड है आप इसको यूज कर सकते हैं होल द लाइफ, कितनी भी टाइम आप इसको यूज करें ये वर्क में रहेगा, इन्फिनिटी ऑफ टाइम आप इसको यूज कर सकते हैं। सो रिस्क ऑफ ब्लीडिंग एंड क्लोटिंग इज लो, लो क्यों, क्योंकि अंदर है, ओपन होने के चांसेस नहीं है, कनेक्शन डिस्कनेक्ट नहीं होगा, ब्लीडिंग होने के चांसेस नहीं होंगे। यूज फॉर इंडेफिनिटली, कितनी बार आप इसको यूज करो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, कोई इश्यूज नहीं होने वाले। डिक्रीज द चांस ऑफ इन्फेक्शन, अगर कोई कैथेटर आउटसाइड प्रेजेंट है तो देयर विल बी हायर चांस फॉर इन्फेक्शन, बिकॉज़ पेशेंट अपना बेसिक केयर करेगा तो उसमें टच होगा, इन्फेक्शन हो सकता है। ये फिस्टुला अंदर रहेगा, इसमें कोई ड्रेसिंग नहीं होगी, मैच्योर होने के बाद ड्रेसिंग हटा दी जाएगी, ऊपर से बिल्कुल नॉर्मल स्किन होगी, तो कोई भी तरह का इन्फेक्शन होने की रिस्क यहाँ पे नहीं है पेशेंट की तरफ से। सो देयर विल बी लेस चांस फॉर डेवलपमेंट ऑफ इन्फेक्शन। आफ्टर हीलिंग नो ड्रेसिंग इज रिक्वायर्ड। तो मैंने प्रीवियस एग्जांपल दिया कि आप ड्रेसिंग लगा के रखेंगे तो हर पर्सन पूछेगा आपसे क्या हुआ क्या हुआ, लेकिन जब एवी फिस्टुला क्रिएट कर देंगे तो अंदर है, बाहर दिखेगा नहीं, तो ड्रेसिंग नहीं होगी, ड्रेसिंग नहीं होगी तो कोई आपसे कुछ भी नहीं पूछेगा, तो साइकोलॉजिकल इश्यूज भी यहाँ पे नहीं रहेगा। तो ये सारे क्या इसके डिसएडवांटेज, सॉरी एडवांटेज। डिसएडवांटेज में एक ही मेन डिसएडवांटेज है इसका, वो है व्हाट, एक तो आप पिकिंग तो पेशेंट को करना ही पड़ेगा, आपको बार बार आपको पिक करना है। सेकंड थिंग, बहुत सारे पैसे लगा के हमने फिस्टुला क्रिएट किया, फिर भी हमें 1.5 मंथ तक कैथेटर लगा के रखना पड़ेगा, आइदर सबक्लेवियन और फीमोरल कैथेटर, क्योंकि इसको हम इमीडिएटली यूज नहीं कर सकते। दैट इज अनदर डिसएडवांटेज फॉर दिस एवी फिस्टुला। हो गया क्लियर? सो फाइनली आफ्टर 3 डेज, 3 दिन से मैं आपके साथ कंटिन्यूस बना हुआ हूं, और उसके बाद कल जो है कंप्लीटली छुट्टी रहेगा, मेरी आपकी नहीं, क्योंकि कल संडे, इस बार आप संडे से जो है हर संडे जो है एनक्लेक्स बेच और आपका लाइव बेस ऑफ रहता है, छुट्टी रहती है उसमें, तो वहां कोई क्लास है नहीं, और इधर पेपर सॉल्यूशन होगा तो मेरा क्लास है नहीं। सो मैं पूरी तरह से कल सोऊंगा, बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट। बट सोना तो 6 घंटा होता है, नींद उसके बाद आती नहीं है, आती है क्या आपको? तो हाँ सर, बुक लेते ही आती है, किताब लिया नहीं सर नींद स्टार्ट हो जाती है। तो नींद तो कुछ नहीं है, नींद आना है अभी 2 मिनट में आ जाए यहाँ पे, और नहीं आना है तो नहीं आएगी। वो सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड है, आपके मेंटल, आपकी थिंकिंग मेंटल पावर पर डिपेंड है। आप सोचोगे तो 2 मिनट में नींद आ जाएगी। मैं यहाँ इस यही पे सो सकता हूँ 2 मिनट में, इसके ऊपर भी। कल से बोला ना एडजस्टमेंट, लाइक ओटी में अगर कोई मुझे बोल दे सो जाओ, मैं वही सो जाता हूँ तुरंत, क्या फर्क पड़ रहा है, सोना है बोल दिया ना। तो नाइट ड्यूटी जब होती है, मैं पहले भी बोला आपको, प्रिंसिपल जो हमेशा याद रखना लाइफ में, अगर एज ए नर्स आप काम कर रहे हो और कोई भी आपको बोल रहा है नाइट ड्यूटी में सो जाओ, वही सो जाओ तुरंत। मूवमेंट, अगला मूवमेंट भी याद नहीं सोचना है कि भाई मना कर दो, नहीं नहीं आप सो जाओ, मैं फिर अगर ऐसा बोल दिया तो फिर गए पूरी रात के लिए। सो तुरंत क्या करना है, वेट नहीं करना कि 4 घंटे बोलेगा 2 घंटे सो जाओ, नहीं, आपने बोला सो जाओ, सो जाओ, सुबह उठो वापस। बोले क्यों उठा नहीं, तो आपने बोला सो जाओ, मुझे क्या पता कितने घंटे सोने में, सो गया। सेकंड थिंग, कोई भी आपको बोले कि खाना खा लो, तुरंत खा लो, वो ऑफर खाना खा लो, लो स्टार्ट, भले हैंड वॉश किए नहीं कि बाद में देखेंगे, तुरंत दबा लो, क्योंकि हमारा प्रोफेशन ऐसा है जिसमें अगर आप एक बार ऐसा काम पे चले गए, स्क्रब हो गया, कुछ भी कर दिया, तो फिर बुकिंग करना पड़ेगा, बाद में टॉयलेट का भी छुट्टी नहीं मिलेगा। तो तुरंत क्या करना है, खा लेना है, मना नहीं करना है, कुछ भी है तुरंत खा लो, मना बिल्कुल नहीं करना है। सो ये प्रिंसिपल हमेशा फॉलो करना है, जहां जगह मिले सो जाओ, ये नहीं तो गद्दा नहीं है, ये नहीं है, कुछ नहीं है, आप सो जाओ, ट्रॉली के नीचे सो जाओ आराम से। नेक्स्ट, अलाउ फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। सो हम अभी बोल रहे थे केवल वाली कंडीशन में हाथ ऐसे रहता है,
लेकिन अब बाहर कुछ नहीं है तो पेशेंट को लगेगा सब ठीक है, तो वो हाथ को क्या कर सकता है, इजीली मूव कर सकता है. सो इट अलाउ द फ्रीडम ऑफ मूवमेंट इन केस ऑफ एवी फिस्टुला. एवी फिस्टुला. नेक्स्ट. नेक्स्ट इज डिसएडवांटेज ऑफ एवी फिस्टुला. सो डिसएडवांटेज की बात करें, कैन नॉट यूज जस्ट आफ्टर क्रिएशन, क्योंकि आपको रिक्वायर्ड होगा a time period for the maturation of fistula, and इसी वजह से हम इसको immediately यूज नहीं कर सकते. एंड द नेक्स्ट वन इज नीडल इंसर्शन टू फिस्टुला थ्रू स्किन इज रिक्वायर्ड. सो बार-बार पेशेंट को पेन होगा, एवरी टाइम दर्द होगा, जब भी पेशेंट आएगा पेन आप क्लिक करेंगे और उससे पेन होगा उसको, तो ये भी एक प्रॉब्लम जो आपको रहेगी यहाँ पे. दिस इज एन डिसएडवांटेज. नेक्स्ट, इनफिल्ट्रेशन ऑफ नीडल. ऑब्वियसली जब हम पंक्चर करेंगे तो मेटल का नीडल डालेंगे और वो नीडल हो सकता है क्या करे, बाहर निकल जाए मूवमेंट करने से, और इन्फिल्ट्रेट हो सकता है. अगर कैथेटर है तो बेंड हो जाएगा, बट नीडल मेटल का होगा और वो बेंड नहीं होगा, उससे क्या हो सकता है, इन्फिल्ट्रेशन, और उसकी वजह से डायलिसिस इंटरप्ट हो सकता है. सो दैट इज आल्सो अनदर कॉम्प्लिकेशन. एन्युरिज्म. व्हाट इज एन्युरिज्म? सो दिस इज अ वेसल, अ वीक पार्ट ऑफ एनी वेसल बल्ज आउट. अगर किसी भी वेसल का कोई वीक पार्ट है तो वो क्या होता है, प्रेशर की वजह से बल्ज आउट हो जाता है. दैट बल्जिंग ऑफ दिस वेसल इज नोन एज एन्युरिज्म. हम यहाँ पे फिस्टुला क्रिएट करेंगे तो जहाँ पे फिस्टुला क्रिएट किया, दैट वॉल ऑफ द वेसल इज वेरी वीक, वो वॉल वेसल की जो वॉल है वो वीक हो जाती है, और वहाँ पे क्या डेवलप हो सकता है, एन्युरिज्म हो सकता है. सो दैट इज आल्सो अनदर कॉम्प्लिकेशन. एन्युरिज्म कैन डेवलप एट द फिस्टुला साइट, एंड एन्युरिज्म रप्चर होने से फिस्टुला आपका खराब हो सकता है, फंक्शन जो है उसका अल्टर्ड हो सकता है. द नेक्स्ट वन इज हार्ट फेलियर एंड आर्टेरियल स्टिल सिंड्रोम. दीज आर मेजर प्रॉब्लम जो आपको देखने को मिल सकती है. व्हाई द फिस्टुला विल कॉज हार्ट फेलियर? रिस्क इंक्रीज. हाँ. सो क्या होता है, देखिए पहले इसकी बात करते हैं एंड फिर इसको समझते हैं, क्योंकि इसी वजह से क्या होता है, हार्ट फेलियर होता है. सो देखते हैं क्या है ये. हाँ आ जाएगा, वापस आएगा, ये कहीं नहीं जाएगा. आर्टेरियल स्टिल सिंड्रोम. तो ये जो प्रॉब्लम है ये है इस हैंड की. विक्टिम जो है यहाँ पे कौन है, हाथ. और ये अपनी रिपोर्ट लिखवाता है कि मेरा आर्टेरियल ब्लड जो है वो क्या हो गया, स्टिल हो गया, यानी चोरी हो गया. नाम मिलेगा स्टिल यानी चोरी हो जाना. सो आर्टेरियल ब्लड ऑफ द पाम, और जो ये हैंड है इसका ब्लड सप्लाई क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है. दैट कंडीशन इज नोन एज आर्टेरियल स्टिल सिंड्रोम. एंड डिक्रीज ब्लड सप्लाई लीड टू साइनोसिस, नेक्रोसिस, टिश्यू डैमेज यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा. सो कैसे होगा देखिए, जब हम फिस्टुला क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पे, सो आर्टरी को हमने किससे कनेक्ट कर दिया, वेन से. आर्टरी को हमने कनेक्ट कर दिया वेन से कुछ ऐसा. नाउ ये आर्टरी नॉर्मली क्या करती है, ब्लड को इधर लेके जाती है और डिस्टल तक जाता है. देन वहां पे जो आपकी कैपिलरीज है वो ब्लड को लेके आती है किधर, वेनुअल साइड में, और फिर ब्लड इधर से इधर आता है और मूव करता है. जैसे जैसे आगे की तरफ जाएंगे वेसल्स फाइन होती जाती है, स्मॉल स्मॉल साइज होती जाएगी, और इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मूव द ब्लड इन फाइन वेसल्स. बट हमने फिस्टुला क्रिएट किया, यहाँ पे जो ये फिस्टुला है ये बहुत बड़ा बनाया हमने, वाइड है. जैसे ब्लड आर्टरी से यहाँ पे आएगा तो इसके पास दो ऑप्शन है. वन ऑप्शन इज इट कैन मूव इनटू अ फाइन वेसल, और द सेकंड ऑप्शन इज इट कैन मूव इनटू अ लार्ज वेसल. कहां पे जाना प्रेफर करेगा ये? ऑब्वियसली यहाँ पे प्रेशर कम है, इसको बहुत इजीली मूवमेंट मिलेगा. एंड आगे इतनी बड़ी वेन है तो इधर प्रेशर वैसे ही कम है, तो इजीली ब्लड कहां से कहां जाएगा, आर्टरी टू वेन. एंड इधर जो ब्लड मूव कर रहा था पहले वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस, डिक्रीज हो जाएगा. और डिक्रीज होने से जो हैंड वाला पार्ट है इस पार्ट में क्या हो जाएगा, टिश्यू डैमेज, नेक्रोसिस, उसी को हम क्या बोलते हैं, आर्टेरियल स्टिल सिंड्रोम. सेकंड थिंग, ब्लड यहाँ से मूव करके इन वेसल्स में जाके देन वापस रिटर्न होगा, तो इट विल टेक टाइम. इसमें टाइम लगेगा, एक्सचेंज होगा, देन वापस रिटर्न होगा, फिर फाइन वेसल्स में होकर फिर वेन में आएगा, फिर हार्ट को रिटर्न होगा. लेकिन अभी क्या हो गया, ब्लड इज कमिंग वेरी फास्टली थ्रू द आर्टरी एंड इट इज मूविंग वेरी फास्टली इनटू द वेन. सो ये क्या कर रहा है, आपके वीनस रिटर्न को क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है. वीनस रिटर्न बढ़ेगा क्योंकि यहाँ से सीधा गया और इधर से वापस इधर आ गया, बहुत क्विकली इधर मूवमेंट करेगा, और ब्लड इधर बहुत शंट होगा और सारा वापस आएगा हार्ट के पास. और वीनस रिटर्न क्या होगा, when venous return is increased, this lead to increased workload of the heart. और excessive workload होने पे in some cases patient will undergo heart failure. So due to the arterial still syndrome, person में क्या हो सकता है, heart failure हो सकता है. और एज ए नर्स आपकी रिस्पांसिबिलिटी यही है कि you should assist the site distal to the fistula for the cyanosis और necrosis के लिए उसको असिस्ट करते रहे कि यहाँ की ब्लड सप्लाई इंटरप्ट तो नहीं हो रही है. अगर ऐसा कुछ लगता है तो तुरंत इन्फॉर्म करें, और फिर फिस्टुला को जो रिपेयर है वो हम करेंगे वापस. तो ये दिस इज नोन एज आर्टेरियल स्टिल सिंड्रोम. क्लियर? यस, आर्टेरियल स्टिल सिंड्रोम एंड हार्ट फेलियर, बट इट इज नॉट कॉमन कॉम्प्लिकेशन, इट्स अ रेयर कॉम्प्लिकेशन, बट हो सकता है, हर पेशेंट में नहीं होता है, बट होने के चांसेस है. और कभी पूछ ले इस नाम से तो आंसर आपको आना चाहिए कि व्हाट इज आर्टेरियल स्टिल सिंड्रोम. नेक्स्ट मूव करें, ये देखिए द नेक्स्ट वन इज पेटेंसी ऑफ द फिस्टुला. पेटेंसी ऑफ फिस्टुला. हमने प्रीवियसली जब हमने स्टार्टिंग किया था डायलिसिस, तब हमने लिखा था कि बिफोर स्टार्टिंग द डायलिसिस यू शुड असेस फॉर द पेटेंसी ऑफ एक्सेस डिवाइस. जो भी एक्सेस डिवाइस है उसका पेटेंट होना मस्ट है. तो यहाँ पे जो फिस्टुला है उसकी पेटेंसी आपको क्या करनी है, कंफर्म करनी है बिफोर स्टार्टिंग द डायलिसिस. पेटेंसी को असेस करने के लिए यहाँ पे टू स्पेसिफिक थिंग्स आपको याद रखना है. दैट इज द ब्रूट साउंड, एंड सेकंड वन इज थ्रिल, वाइब्रेशन. सुना पहले? सो ये बहुत कॉमन से पॉइंट है और एग्जाम में पूछे भी जाता है, लेकिन एग्जाम में थोड़ा सा इधर उधर घुमा देता है आपको, तो ध्यान रखना है. ब्रूट इज अ साउंड एंड थ्रिल इज अ वाइब्रेशन. साउंड इज ऑस्कल्टेटेड एंड वाइब्रेशन इज पाल्पेटेड. एग्जामिनर क्या करता है, वो लिख देता है कि फॉर पेटेंसी ऑफ द फिस्टुला यू शुड पाल्पेट फॉर द ब्रूट एंड ऑस्कल्टेट फॉर द थ्रिल. एंड आप ये पढ़ते ही आंसर देते हैं कि ब्रूट एंड थ्रिल को कर रहा है, मतलब आंसर सही है, लेकिन वो आंसर क्या हो जाएगा, गलत. आपको कंफर्म करना है कि ब्रूट के सामने क्या लिखा होना चाहिए, ऑस्कल्टेशन.
रिपीट इज साउंड तो सुनाई देती है, ऑस्कल्टेटिंग कर सकते हैं स्टेथोस्कोप के साथ में। एंड थ्रिल की बात करें तो जो वाइब्रेशन है इसको आप हैंड टच करके फील कर सकते हैं, पाल्पेट करके। सो ये क्या है, पाल्पेशन। एग्जामिनर इन दोनों को एक दूसरे के साथ उल्टा कर देता है, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, और आपका आंसर क्या हो जाता है, गलत। तो व्हेनेवर यू आर गोइंग फॉर हेमोडायलिसिस विद AV fistula, assess for the patency of the fistula by assessing blood sound and thrill vibration. If these two are present, the fistula is normal working, and if the blood sound and thrill vibration are absent, then fistula is not working, और आपको उस fistula को कंटिन्यू नहीं करना है। क्लियर? मूव करें तो पेटेंसी चेक कर लोगे। नेक्स्ट नेक्स्ट इज कुछ पॉइंट फिस्टुला के बारे में आपको ध्यान रखना है। जैसे हम फिस्टुला की बात करें तो कुछ पॉइंट एग्जाम में भी आते हैं। एक होता है बीपी असेसमेंट या बीपी मेजरमेंट। सो बीपी मेजरमेंट की बात करें जो हम स्पाइनोमेट्रोमीटर जो हम लगा के बीपी चेक करते हैं, वो कभी भी आपको फिस्टुला हैंड पे अप्लाई नहीं करना है, बिकॉज व्हेन यू अप्लाई द बीपी कप एंड इन्फ्लेट इट, इट इंटरप्ट द वेनस रिटर्न, जो आपका वेनस रिटर्न उसको ब्लॉक कर देगा। एंड व्हेन वेनस रिटर्न इज इंक्रीज्ड, फिस्टुला की वॉल पे प्रेशर इंक्रीज होगा, उसकी वजह से फिस्टुला क्या हो सकता है, रप्चर। सो दिस इज वन थिंग, कभी भी बीपी मेजरमेंट फिस्टुला हैंड पे नहीं करना है। सो अवॉइड बीपी मेजरमेंट ऑन फिस्टुला साइट हैंड। सेकंड थिंग, व्हेन पंक्चर, लाइक आप आईवी कंडीशन करने के लिए या ब्लड सैंपलिंग करने के लिए जो वेन पंक्चर करते हैं, फिस्टुला हैंड पे कभी भी वेन पंक्चर नहीं करना है। अगर आपने वेन पंक्चर किया फिस्टुला साइड पे एंड ड्यू टू एनी रीजन इफ दैट वेन इज ब्लॉक्ड, देन आपके फिस्टुला में जो ब्लड आ रहा था वो स्टॉप हो जाएगा, और उसकी वजह से फिस्टुला आपका वर्किंग नहीं रहेगा और उसका यूज नहीं आएगा। सो जिस हैंड में फिस्टुला क्रिएट किया हुआ उस हैंड में कभी भी आपको वेन पंक्चर नहीं करना है। सो अवॉइड वेन पंक्चर ऑन द फिस्टुला साइड। द नेक्स्ट इज फिस्टुला जो है ओनली यूजफुल डायलिसिस। ऐसा नहीं कि इससे थोड़ा सिंपल लेता हूँ, यहाँ ज्यादा इजी है, होता है वहाँ पे बहुत ज्यादा वाइब्रेशन आपको और ब्लड साउंड आती है, आप इजीली पंक्चर कर सकते हैं उसको। सो आपको लगा यहाँ से सिंपल ले लेता हूँ, कौन देख रहा है, तुरंत निकाल के दबा के रखते हैं सीधे। बट होगा क्या कि ड्यू टू योर पंक्चर यहाँ पे हेमेटोमा फॉर्मेशन होता है, और उसकी वजह से अगर ब्लॉकेज होता है तो फिस्टुला क्या हो जाएगा, नॉन वर्किंग, और उसके बाद में फिर दूसरे एंड में फिस्टुला बनाना पड़ेगा। सो नो वेनी पंक्चर ऑन द सेम साइड, फिस्टुला इज ओनली यूज्ड फॉर डायलिसिस, उससे कोई सैंपलिंग कुछ भी आपको यहाँ पे नहीं करना है। क्लियर? नेक्स्ट, इंटरनल एवी ग्राफ्ट। सो मैंने थोड़ी देर पहले बना के दिखाया था पिक्चर। अगर आप वेन को आर्टरी से अटैच कर रहे हैं डायरेक्टली तो उसको हम क्या बोलेंगे, फिस्टुला। एंड व्हेन यू आर joining the vein and artery by taking a graft, जब आप ग्राफ्ट लेके कर रहे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, इंटरनल एवी ग्राफ्ट। ग्राफ्ट की बात करें सो इसका क्वेश्चन आता है कि which of the following is the most common site for grafting of a vessel। किसी भी पार्ट में अगर वेसल की रिक्वायरमेंट है तो सबसे बेस्ट कौन सी वेसल है जो हम ले सकते हैं, कहां से लेते हैं, ग्राफ्टिंग कहां से करते हैं, वेसल का, स्किन ग्राफ्ट नहीं, वेन या वेसल, इंटरनल मेमोरी आर्टरी और ग्रेट सेपनस। सो दो वेसल्स याद रखनी है आपको, इंटरनल मेमोरी आर्टरी एंड ग्रेट सेपनस, जो वेसल्स है वो हम कॉमनली यूज करते हैं। अगर ये नहीं है तो हम किसी भी वेसल्स को ले सकते हैं, बट प्राइमरी अगर हम आंसर्स की बात करें तो इंटरनल मेमोरी आर्टरी जो है वो हम यूज करते हैं। चलिए ग्राफ्टिंग की बात करते हैं, क्या है, द इंटरनल ग्राफ्ट मे बी यूज्ड फॉर chronic dialysis client who do not have adequate blood vessels for the creation of fistula, जहां पे ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं है, वेसल बहुत स्मॉल है, कुछ भी नहीं है, तो वहां करना पॉसिबल नहीं होगा। इन सम केसेस इट इज नॉट पॉसिबल टू टेक ग्राफ्ट, और हम चाहते नहीं कि पेशेंट की बॉडी से ग्राफ्ट लें, तो वहां पे हम जो हमारे अपने टाइप ऑफ ग्राफ्टिंग पढ़ा है, अलग अलग टाइप के ग्राफ्ट होते हैं। सो जब हम सेम पर्सन से लेते हैं तो उसको बोलते हैं फोटोग्राफ्ट, एंड अदर पर्सन से लेते हैं तो एलोग्राफ्ट, और अगर हम इसको किसी अदर ग्रुप से लेते हैं लाइक ह्यूमन बीइंग के अंदर एनिमल से लिया तो उसको बोलते हैं जीनोग्राफ्ट या हेटेरोग्राफ्टिंग। सो हमारे पास कुछ ऐसी ग्राफ्टिंग अवेलेबल है जो हम दूसरे एनिमल से भी लेते हैं। सो एनिमल का ग्राफ्ट ले सकते हैं, लाइक एक एनिमल काऊ से हम लेते हैं, या फिर कुछ ऐसे ग्राफ्ट आते हैं जो कंपनी सिंथेटिक फॉर्म में बनाती है, सिंथेटिक ग्राफ्टिंग, जैसे सिंथेटिक वॉल आता है, हर्ट वॉल, वैसे सिंथेटिक वेसल आती है, वो भी हम यूज कर सकते हैं। सो वो भी अवेलेबल है। एंड आर्टिफिशियल ग्राफ्ट मेड ऑफ गोटेक्स और बोविन, बोविन इज फॉर काऊ, और ये आर्टिफिशियल है जो कंपनी ने बनाया है। काऊ कैरोटिड आर्टरी इज यूज्ड टू क्रिएट एन आर्टिफिशियल वेन फॉर ब्लड फ्लो। तो ये है आपका ग्राफ्ट। तो स्टूडेंट हमने क्या किया था, इसको इसके पास में लाके जोड़ दिया था, लेकिन अभी हमने क्या लगाया, ग्राफ्ट लगाया। ये ग्राफ्ट कहां आएगा, बाहर रहेगा, अंदर। सो दिस ग्राफ्ट विल आल्सो प्रेजेंट इनसाइड द स्किन, अंदर ही रहेगा, बाहर नहीं रहेगा। ऐसा नहीं ग्राफ्ट बाहर लगा गया, अधिकार का आप ले लो, वो अंदर ही रहेगा, अंदर ही प्रेजेंट रहेगा, और बाहर कुछ भी विजिबल नहीं होगा। ये भी सर्जिकली हम अटैच करेंगे इसके अंदर, दोनों वेसल्स में सूचर कर देंगे, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इंटरनल एवी ग्राफ्ट। नेक्स्ट ले लेगा। सो दिस इज एवी ग्राफ्टिंग और एक्सेस डिवाइस यहाँ पे कंप्लीट। चारों टाइप हो गए, एक आपका कैथेटर है या डायलिसिस कैथेटर हम बोल सकते हैं, दूसरा आपका एक्सटर्नल एवी शंट, इंटरनल एवी फिस्टुला और इंटरनल एवी ग्राफ्टिंग। इस डिफरेंस बिटवीन ग्राफ्ट एंड दिस दूसरा क्या होता है, फिस्टुला, अरे फिस्टुला नहीं पूछ रहा हूं मैं, डिफरेंस बिटवीन ग्राफ्ट एंड स्लिप सुना है, ये क्वेश्चन आया था दिल्ली एम्स का ही पेपर था उसमें, और सिंपली क्वेश्चन था द डिफरेंस बिटवीन अ ग्राफ्ट एंड अ फ्लिप। ग्राफ्ट इंटरनल होता है और फ्लिप एक्सटर्नल होता है, कंप्लीटली रॉन्ग कांसेप्ट। सो वेरी सिंपल कांसेप्ट अबाउट द ग्राफ्ट एंड फ्लिप, व्हेन यू आर गोइंग फॉर ग्राफ्टिंग यू आर कंप्लीटली डिटैचिंग अ पार्ट ऑफ बॉडी, बॉडी के किसी भी पार्ट को आप कंप्लीटली कट करके हटा रहे हैं और उसको उसी पर्सन में दूसरे पार्ट पे या उसी थिंग को दूसरे पर्सन में लेकर लगा रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, ग्राफ्टिंग। मींस ग्राफ्ट के पास अपनी प्राइमरी ब्लड सप्लाई नहीं होती है, ग्राफ्ट डज नॉट हैव देयर ओन ब्लड सप्लाई, उसको अपनी ब्लड सप्लाई दूसरे पार्ट पे जाके क्रिएट करनी पड़ेगी। लाइक हम स्किन ग्राफ्ट लेते हैं, यहाँ से स्किन निकाल के इधर चिपका देते हैं, होता है बहुत सारी कॉस्मेटिक सर्जरीज, बहुत काला आदमी है तो फिर जहाँ पे ग्रोइन पे जहाँ
व्हाइट स्किन उसको निकाल के यहाँ लगा देते हैं। सो यहाँ पे जब स्किन लगाएंगे तो उसको क्या करना पड़ेगा, जो स्किन है उसको अपनी ब्लड सप्लाई यहाँ पे जनरेट करनी पड़ेगी, उस पुरानी जो अंदर यहाँ पे ब्लड सप्लाई उसके साथ उसको कनेक्शन करना पड़ेगा, दैट इज ग्राफ्टिंग। लेकिन जब हम फ्लेप की बात करते हैं तो फ्लेप एक जो बॉडी का पार्ट है वो उसी से कनेक्टेड रहेगा, उसको हम डिटेच नहीं करते, वो कभी हटता नहीं है। लाइक अगर आपने पीएमएमसी देखा है, ऑपरेट किया आपने पीएमएमसी देखा होगा आपने, यस देखा पीएमएमसी देखा है, नहीं देखा ओटी में, स्क्रब नहीं किया कभी, तो पीएमएमसी फ्लेप ओरल कैविटी काटने के बाद यहाँ से उठा के तरह, हाँ सो पीएमएमसी फ्लेप हम करते हैं जहाँ पे पेक्टोरिस मेजर बायोग्लूटिनस मसल जो है इसको हम यहाँ से उठाते हैं, लेकिन उसको डिटेच नहीं करते, वो यही साथ में अटैच रहता है, उसकी ब्लड वेसल्स वहीं पे रहती है, यहाँ टनल बना के नीचे से ऊपर लाके उसको यहाँ लाके सूचर कर देंगे, तो उसकी प्राइमरी ब्लड सप्लाई अभी भी उसी साइड से है जहाँ पहले थी। लेकिन ग्राफ्ट में हम क्या करें, जैसे आप हार्ट यहाँ से हार्ट निकाला जयपुर भेज दिया, तो उसकी ब्लड सप्लाई वहाँ पे प्राइमरी कट हो गई है, अब उसमें नई ब्लड सप्लाई स्टार्ट होगी, उसको हम क्या बोलेंगे, ग्राफ्टिंग। लेकिन जो फ्लेप हम लगाते हैं, जैसे पीएमएमसी फ्लेप लगा दिया या ऐसा कोई भी फ्लेप लगा दें जो अपनी ब्लड सप्लाई के साथ में होता है, उसको हम बोलते हैं फ्लेप। तो दिस इज डिफरेंस, ग्राफ्ट डज नॉट हैव प्राइमरी ब्लड सप्लाई बट अ फ्लेप इज हैविंग देयर ओन प्राइमरी ब्लड सप्लाई। ग्राफ्ट के पास अनलिमिटेड ऑप्शन है, आप उसको जहां चाहो वहां ले जा सकते हैं, लेकिन फ्लेप में लिमिटेशन है, आप उसको एक लिमिटेड पार्ट तक ले जा सकते हैं, यहाँ से यहाँ ला सकते हैं, आप चाहो कि यहाँ का यहाँ लगा दो तो इट इज नॉट पॉसिबल, फिर पर्सन को ऐसे रखना पड़ेगा क्योंकि तो उसके अटैच ही रहेगा। चलिए नेक्स्ट, इन ग्राफ्टिंग AV grafting, the procedure involves the anastomosis of an artery to a vein using an artificial graft. The graft can be used 2 weeks after insertion, and the complications of the graft include clotting, aneurysm and infection. So यहाँ पे graft की अंदर हम बात करें तो हमें सिर्फ जहाँ इंसर्शन साइट है उसको मैच्योर करना है, एज लाइक फिस्टुला हमें तो कंप्लीट फिस्टुला मैच्योर करना पड़ेगा फिस्टुला में, लेकिन ग्राफ्ट में सिर्फ जहाँ इंसर्ट किया वहाँ पे क्या करना है, मैच्योरेशन चाहिए, उसके बाद आप उसको यूज कर सकते हैं। तो ये 2 वीक के अंदर अवेलेबल हो जाएगा आपके पास यूज के लिए, लाइक एवी ग्राफ्टिंग जो एवी फिस्टुला है वो 6 वीक के बाद आप यूज कर पाएंगे, लेकिन इसको इजीली जल्दी यूज कर सकते हैं। तो ये हो गया आपके सारे एक्सेस डिवाइस या एक्सेस साइट जो हम यूज कर सकते हैं पेशेंट में हेमोडायलिसिस परफॉर्म करने के लिए। कुछ पॉइंट्स जो एवी ग्राफ्ट के अंदर ध्यान रखने होते हैं, उसके मैच्योरेशन में हमें ध्यान रखना होता है, उसके यूज में आपको ध्यान रखने होते हैं, जो एज ए नर्स आपके इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको वन बाय वन देखते हैं और फिर स्टार्ट करते हैं इस हेमोडायलिसिस के रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस और फिर नेक्स्ट टाइप ऑफ डायलिसिस दैट इज पेरिटोनियल डायलिसिस। क्यों रही वो करें, यस क्या मेमो, नहीं नहीं मेमो कुछ नहीं होता है, आई डोंट नो अबाउट, मैं पहले भी बोला था, मैं जो हॉस्पिटल में है हॉस्पिटल में सिर्फ सीनियर नर्सिंग ऑफिसर रहता हूँ और वहाँ पे टीचिंग से बहुत दूर दूर रहता हूँ, और किसी भी एडमिन पर्सन या किसी भी अदर पर्सन से मैं अपने आप को शेयर नहीं करता हूँ, ना बात करता हूँ, क्योंकि मुझे अपने आप को सेफ रखना होता है। सो मेमो तो किसी को भी नहीं मिला था, हम उस दिन बात कर रहे थे याद होगा आप लोगों को, सो मेमोरेंडम नहीं मिला है, बस एक वार्निंग या एक किसी ने कंप्लेन किया है, पर्सनल कंप्लेन की ये पर्सन जो है टीचिंग करते हैं और जो अकॉर्डिंग टू सीसीएस रूल ये अलाउड नहीं है, तो आप क्या कर रहे हैं, हम जोधपुर वालों को पूछा, तो फिर जोधपुर वालों ने उनको मेल किया कि भाई आप लोग ये सब पाए गए हैं और अब हम आपके पास खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करें, आप हमें 7 दिन में जवाब दे, तो उन्होंने जवाब दे दिया और बात खत्म हो गई, उनका जो भी था उन्होंने दे दिया। सो ऐसा था, बाकी और उनको नहीं मिला, किसी और के नाम था वो, तो चले आगे नेक्स्ट, इंटरवेंशन फॉर एवी फिस्टुला, बातें नहीं करनी है बिल्कुल भी, और अगला पॉइंट क्या लिखा है उस पर फोकस करना है। सो एवी फिस्टुला के बारे में क्या क्या पॉइंट जो है ध्यान रखना है, व्हाट आर द इंटरवेंशन वी यूज फॉर एवी फिस्टुला। द फर्स्ट वन इज teach the client that the activity जो आपने ऑलरेडी लिख दिया, अंदर लिखना है, अगर लिखने लिखा तो लिखना है बस, teach the client that the activity may not be used for monitoring blood pressure, drawing blood, placing IV lines or administering injections, and that the client should inform all healthcare personnel of its presence. So ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत बार ऐसे भी होता है लाइक मैस्टेक्टोमी किया, एमआरएम सर्जरी किया या फिर ये फिस्टुला पुट किया है, तो स्टाफ को अगर नहीं पता तो वो तुरंत पंक्चर कर देते हैं। सो एज ए जो पेशेंट जो है उसको इन्फॉर्मेशन पेशेंट स्टाफ को प्रोवाइड करनी है कि मेरी साइड में फिस्टुला है या फिर राइट साइड में मैस्टेक्टोमी किया हुआ है, उस साइड में ये मुझे डॉक्टर्स ने बताया हुआ, अलाउड नहीं, पंक्चर ना करें या उसको अवॉइड करवाएं, नहीं तो पंक्चर कर देंगे, पता नहीं चलेगा आपको। सो वो भी है। Teach the client with an AV fistula to perform hand flexing exercise, जिसको हम बोलते हैं ball squeeze exercise to promote the graft maturity। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि to for the graft maturity which type of exercise use, तो आंसर उसमें था ball squeeze exercise। बॉल आती है येलो वाली एक बॉल, 2-4 ग्राम की बॉल आती है बहुत बड़ी इतनी सी, उसको पकड़ना है, कंप्रेस करना है ऐसे। सो जितना हम उसको एक्सरसाइज करेंगे उससे फिस्टुला मैच्योर होने में उतना ही जल्दी आपको उसका रिजल्ट आएगा। सो बॉल स्क्वीज एक्सरसाइज हम इस पेशेंट को परफॉर्म करवाएंगे। नेक्स्ट, ठीक है, एक ही पॉइंट लिखा, ऊपर वाला तो लिखवा दिया था ना मैंने, पहले नहीं लिखा, पिछली स्लाइड पे तो लिखवाया था। ये सेम पॉइंट किसके लिए है, जब हम एमआरएम सर्जरी या मैस्टेक्टोमी करते हैं, रिमूवल ऑफ द ब्रेस्ट सर्जरी करते हैं, तो वहां भी सेम साइड में कभी भी ये सारे परफॉर्म नहीं करने होते हैं। उसका रीजन क्या है, एमआरएम में क्यों नहीं करना ये, टू प्रिवेंट लिम्फ एडेनोपैथी। जब हम मैस्टेक्टोमी सर्जरी करते हैं तो जो एक्सिलरी लिम्फ नोड्स होते हैं उनको रिमूव कर देते हैं और उसकी वजह से लिम्फ लीकेज होता है। जब आप ये सब यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो प्रेशर बढ़ेगा और लिम्फ लीक होगा और हैंड में यहाँ एडिमा हो जाएगा, लिम्फ एडिमा ऐसे हो जाएगा हैंड। सो इसी को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, एमआरएम जब भी करेंगे तो पेशेंट को ये एडवाइस करेंगे कि लाइफ टाइम तक उस साइड वाले हैंड पे ये बीपी कफ आईवी लाइंस या कोई भी इंजेक्शन नहीं लगवाना है। ओके, विच एक्सरसाइज ट्रांसफर होगा, बॉल स्क्वीज एक्सरसाइज और हैंड फ्लेक्सिंग एक्सरसाइज जो हम यहाँ पे यूज करेंगे। नेक्स्ट, अरे इतना कहाँ लिखोगे रे, कॉपी पेस्ट करोगे, सेम टू सेम लिखना है सबको, तो उसको सेम टू सेम पढ़ना भी है और सेम टू सेम यहाँ समझ के आना भी है, आंसर भी देना है। क्या बताया था किसका, हाँ
हाँ, ब्रूट साउंड होती है उसको ऑस्कल्टेट करना स्टेथोस्कोप से, थ्रिल वाइब्रेशन ऐसे पाल्पेट करना है तो फील होगा। हाँ, एग्जाम में ऐसा आया था कि उन्होंने लिख दिया थ्रिल वाइब्रेशन इज ऑस्कल्टेटेड, ब्रूट साउंड इज पाल्पेटेड, तो उल्टा हो गया ना, गलत है वो, समझ रहे? चलिए आगे। द नेक्स्ट इज नॉट द टेम्परेचर एंड कैपिलरी रिफिल ऑफ द एक्सट्रीमिटीज। हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था आर्टेरियल स्टिल सिंड्रोम। जब ब्लड जो है आर्टरी से वेन में शिफ्ट हो जाएगा और इस लोअर पार्ट की ब्लड सप्लाई स्टॉप हो जाएगी, तो उस कंडीशन में हैंड जो है कूल हो जाएगा, ठंडा रहेगा, टेम्परेचर लो हो जाएगा, कलर चेंज हो जाएगा। सो जहां पे भी स्टंट बनाया जो फिस्टुला बनाया उसके बिलो पार्ट में आपको ये टेम्परेचर एंड जो कैपिलरी रिफिलिंग टाइम है वो आपको चेक करते रहना है, और अगर ये प्रोलॉन्ग टाइम आता है या कोल्ड मिलता है तो मींस यहाँ की ब्लड सप्लाई रिड्यूस हो रही है, तुरंत डॉक्टर को क्या करना है, इन्फॉर्म करना है। Palpate pulses below the fistula or grafter and monitor for hand swelling as an indication of ischemia. आर्टिकल सिंड्रोम इसी में की वजह से अगर आपका फिस्टुला यहाँ पे प्रेजेंट है तो इसके बिलो पार्ट पे पल्स चेक करनी है। पल्सेशन प्रेजेंट है मींस ब्लड सप्लाई इज देयर, पल्सेशन एब्सेंट है, हैंड में स्वेलिंग हो रही है, कलर चेंज हो रहा है, डार्क कलर हो गया, तो इट इज एन इंडिकेशन दैट इस्कीमिया, और उस टाइम में फिस्टुला में फिर ओपन करके उसको रिपेयर करना होगा। सो ये भी आपको ध्यान रखना है, नोटिस करते रहना है। ये पल्स वाला जो क्वेश्चन है ये बहुत सारी लाइंस हम पढ़ते हैं, जैसे कार्डियक कैथेटराइज हम करते हैं लाइक फीमोरल वेसल्स या जो भी वेसल यूज करिए, तो उस कंडीशन में भी आफ्टर कैथेटराइजेशन कैथेटर को रिमूव करने के बाद लोअर पार्ट का पल्स आपको क्या करना होता है, चेक करते रहना होता है। अगर आप पल्स पाल्पेट नहीं कर पा रहे हैं, पल्स प्रेजेंट नहीं है, तो किसको इंडिकेट कर रहे हैं, पेशेंट को लोअर पार्ट की ब्लड सप्लाई इंटरप्टेड है, हेमेटोमा को इंडिकेट कर रहा है। सो हमेशा ध्यान रखना है। इन केस ऑफ टॉर्निकेट, टॉर्निकेट जानते हो, अगर टॉर्निकेट अप्लाई किया, सेम थिंग, टॉर्निकेट अप्लाई करने के बाद भी देखते रहना है कि भाई हमें टॉर्निकेट जो अप्लाई करते हैं वो सिर्फ वीनस सप्लाई को इंटरप्ट करने के लिए होता है, ताकि आर्टेरियल सप्लाई भी बंद कर दें। केवल लगाते हैं किसमें लगाते हैं, वेन में और आर्टरी में, वेन में। सो हमें वेन को डायलेट करना है, वेन को डायलेट करने के लिए आप वीनस रिटर्न को बंद कर देंगे टॉर्निकेट से, आर्टरी का ब्लड तो जाएगा लेकिन वेन का वापस नहीं आएगा, तो वेन में फील होगा तो वेन ऐसे डायलेट हो जाएगी और आप इजीली उसमें क्या कर पाएंगे, कैनुला पुट कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि वेन और आर्टरी इतना टाइट कर दिया, वेन और आर्टरी दोनों बंद कर दी, ना वेन में ब्लड आ रहा है ना ही आर्टरी में, और हाथ पूरा नेक्रोटाइज कर दिया, मिल नहीं रहा कैनुला। सो डिजिटल पल्सेस आपको देखते रहना है, आर्टेरियल सप्लाई इंटरप्ट आपको नहीं करनी है। नेक्स्ट इंटरवेंशन, नेक्स्ट इज मॉनिटर फॉर क्लोटिंग, कंप्लेंट्स ऑफ टिंगलिंग और डिस्कम्फर्ट इन द एक्सट्रीमिटीज, जो लोअर पार्ट है यहाँ पे टिंगलिंग सेंसेशन हो रहा है एक्सट्रीमिटीज में, तो इट मे बी पॉसिबल ब्लड सप्लाई कम हो रही है, रिड्यूस हो रही है, कहीं ना कहीं क्लोट बन गया अंदर। नेक्स्ट इनएबिलिटी टू पाल्पेट एथ्रिल और यहाँ लिखा हुआ है, थ्रिल को हमें क्या करना है, पाल्पेट करना है, एंड ऑस्कल्टेट है ब्लड। एग्जाम में इसको उल्टा कर देते हैं, इसको इसके साथ दे देते हैं, इसको इसके साथ दे देते हैं, और फिर आंसर आप दे देंगे तो क्या हो जाएगा, गलत। सो इनएबिलिटी टू पाल्पेट a thrill और ऑस्कल्टेट abute over the fistula or a graft, अगर ऐसा है तो ये इंडिकेट कर रहा है कि आपका जो फिस्टुला है उसमें कहीं ना कहीं क्लोट बन गया है। सो ये आपको पाल्पेट करना है, उस साइड पे देखना है इसकी पेटेंसी के लिए। जो भी न्यू आए हैं उनको भी क्या करना है, टेस्ट कल देना है, जिन्होंने अभी तक नहीं दिया है तो आपको टेस्ट तो देना है, डरना नहीं है। यस, वही सोच रहे कि हमें आना नहीं आना कल, तो आपको सबको आना है, ऑल आर इनवाइटेड, हार्टली इनवाइटेड फॉर दिस टेस्ट पेपर, एंड आप लोग जो है पूरा इसका एंजॉय करें। वेन्यू एट जेएनसी ऑडिटोरियम, टाइम सुबह 10:30 बजे से आपके नॉट आगमन तक 10:30 बजे आना है। यस, सबको आना है। ये नहीं सोचना है कि मुझे कुछ आता नहीं है तो मैं क्या करूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ये आपका अपना इवैल्यूएशन है, आपको कितना आता है वो तो पता चलेगा, कितने पानी में हो, बाहर उससे आना है आपको, अगले टेस्ट में उससे ज्यादा लाना है, इसलिए आपको आना है। ये क्वेश्चन रहता है एग्जाम में कि ब्लड सेल्फ एग्जामिनेशन इज परफॉर्म्ड एवरी मंथ। सो क्वेश्चन ये था, उसमें पूछा था कि व्हाई द टेस्ट इज परफॉर्म्ड फॉर एवरी मंथ, इज लाइक दैट मॉडल पेपर इज परफॉर्म्ड ऑन 2 टाइम इन एवरी मंथ, सो कंटिन्यूअसली हम परफॉर्म करते हैं, टेस्ट कर रहे हैं। सो वैसे बीएससी ब्लड सेल्फ एग्जामिनेशन हर मंथ किया जाता है सेम डे पे, क्यों, व्हाई, ये भी आपके एम्स का ही क्वेश्चन था, क्यों करते हैं। सो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, तो कंपेयर विद प्रीवियस रिजल्ट, पिछले मंथ क्या था, कोई ऐसा हार्ड मार्क्स नहीं था, लेकिन इस मंथ क्या मिला, हार्ड मार्क्स मिला, मींस जो 1 मंथ का ड्यूरेशन था उसमें कुछ ना कुछ सेलुलर चेंजेस हुआ, कुछ हार्ड मार्क्स लग रहा है, इट मींस इट मे बी पॉसिबल कि कुछ ट्यूमर लाइक स्ट्रक्चर हो सकती है। सेम थिंग प्रीवियस टेस्ट में कितने नंबर आए उसको कंपेयर करने के लिए आपको अगला टेस्ट देना होगा। अब आप इस टेस्ट में आओगे नहीं तो अगला टेस्ट किससे कंपेयर करोगे, इस टेस्ट में नंबर कम आएंगे तो उसको किससे कंपेयर कर पाओगे, नेक्स्ट टेस्ट के साथ, कि उसमें मेरा ग्राफ ऐसे जाना चाहिए, परफेक्ट पॉजिटिव जो ग्राफ है आपके इसमें रिसर्च में, आप कल आओगे टेस्ट देने और नंबर ये आपके नंबर है, मार्क्स है 10 20 30 ऐसे, और ये आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पेपर। सो पहले पेपर में 10 नंबर आए, दूसरे में आपको इससे ज्यादा लाना है, तीसरे में और ज्यादा ऐसे, और नॉट शीट में लाना है। सो दिस इज नोन एज परफेक्ट पॉजिटिव, विद ड्यूरेशन इट इज इंक्रीजिंग, 10 आए 20 आए फिर 5 आ गए फिर 10 आए फिर ऐसे। सो ये ऐसे ट्रेंड नहीं हो जाएगा, ग्राफ कभी ऐसा नहीं हो जाएगा, ग्राफ हमेशा ये लाना है। तो वी आर स्टार्टिंग विद जीरो, नो इश्यू, एक दिन आएगा जब हम टॉप में पहुंचेंगे और उसके लिए आपको एक बार तो जीरो से स्टार्ट करना ही पड़ेगा, तो मे बी पॉसिबल कल आपका जीरो होगा, कोई बात नहीं, लेकिन अगली बार उससे ज्यादा बेटर करेंगे, तो शुरुआत तो कभी तो करनी पड़ेगी। आप चाहो डायरेक्ट मैं तो 100 से ही जंप मारूंगी तो वो तो नहीं होगा, फिर उसके लिए 6-7 महीने पड़ेंगे, फिर पहला मॉडल पेपर दूंगी मैं, मेरे 100 में से 100 आएंगे तब पहला तो नहीं होगा, समझ रहे, यस और नो। तो आप सबको आना है कल। मॉनिटर फॉर आर्टेरियल सिंड्रोम बता दिया ऑलरेडी, मॉनिटर फॉर इंफेक्शन, मॉनिटर द लंग एंड हार्ट साउंड फॉर द साइन ऑफ हार्ट फेलियर, बिकॉज़ वीनस रिटर्न क्या हो रहा है बहुत ज्यादा, सो दीस आर अदर इंटरवेंशन एज एन एवी फिस्टुला। तो ये सारे जो पॉइंट होते हैं मन में नहीं रखना है, आप ये सोचते रहोगे कल मैं आना नहीं आना, आना नहीं आना, पूछ ही नहीं पाए, फिर कल आ गया, फिर सोचा पूछा ही नहीं तो क्या जाएगा, रहने दो। तो कल सर आपके साथ होंगे और पता नहीं सर क्या पनिशमेंट लाएंगे, अगर आप नहीं देते तो अलग अलग कुछ करते रहते हैं पनिशमेंट। तो सो सर और आप जाने, मैं आपके साथ मुलाकात करूंगा मंडे को, जहां पे मैं इवैल्यूएट करूंगा आपके रिजल्ट को, टेस्ट पेपर को नहीं, आपके रिजल्ट को। रिजल्ट उन्हीं का होगा जो एग्जाम देंगे, जो नहीं देंगे उनका रिजल्ट होगा, होता है क्या। हाँ, तो आप सबको अपना रिजल्ट लेके आना है, मैं सबका चेक करूंगा। यस, और कल कोई भी बीमार नहीं होगा, किसी के घर पे काम नहीं होगा,
किसी को नींद नहीं आएगी, कोई भाई नहीं आएगा, कोई गांव से मेहमान नहीं आएगा, जो भी अगर ऐसा कुछ है तो उन सबको आज ही फोन करके मना कर दो कि कल तो 100% आना ही नहीं है, कुछ भी हो जाए नहीं आना, नहीं तो मैं गेट और फोन दोनों बंद कर दूंगा, गेट के लॉक और फोन स्विच ऑफ। ठीक है, आगे है। हाँ आपकी नाइट है तो कोई नहीं, पेपर सुबह होगा ना, नाइट तो नाइट में कौन सा आप काम करोगे, सोना ही तो है। आप लोगों से कहा आज सुबह इनके सेकंड ईयर वाले बच्चे आए, सो आज सैटरडे के दिन ओटी नहीं होता है, सो वो ओटी में जाके वहाँ म्यूजिक सिस्टम होता है, बहुत बड़ा लाउड स्पीकर लगे हुए बड़े बड़े से, और बहुत खतरनाक वाला म्यूजिक बजता है जैसा इसमें बजता है, सो वो गाने चला के डांस कर रहे हैं अंदर, और उसके साथ में वीडियोस रील बना रहे हैं। सो मैं जस्ट ऐसे ही देख रहा था ओटी स्पिन करे हुए नहीं, वो अंदर मजे से डांस कर रहे हैं, और क्या हो गया, और आज लास्ट दिन है बस, कल से हम कहीं और जाएंगे, तो इसलिए आज रील और वीडियो तो ठीक है, वो उसी लिए आते हैं और उनको ज्यादा परेशान भी नहीं करते हैं। हाँ वो सेकंड ईयर में ही बनती है तो ठीक है। कल जो थे मेरे साथ में हुआ कल, और एक स्टूडेंट थी तो उसने पूछा उसका होना है या नहीं होना है, साथ वाले मैं तो नहीं पूछता, साथ वाले से आपने पूछा कि आपको उसका होना है या नहीं होना है। उस डिस्कस से पहले उनकी फ्रेंड आती है हमारी ओटी में, वो सामने वाली इधर आती है और बोलती है आज नेटवर्क आने वाले हैं। सो मैंने कहा क्या हुआ नेटवर्क आएंगे, तो बोला आज नेटवर्क आने वाले तो क्या करना है, स्क्रब करना है। सो मैं उनके डर से स्क्रब करना है, क्या अगर उनका डर से स्क्रब करना है तो फिर मैं उनसे ज्यादा डर दूंगा, फिर रोज स्क्रब कराऊंगा यहाँ पे, वो तो आज ही आएंगे, अभी थोड़ी देर आके चले जाएंगे, वो कुछ नहीं कहेंगे, बट डरना नहीं है, अगर स्क्रब करना है तो करो, नहीं करना है मत करो, मैं नाम लेना उनको कोई बात नहीं, डर के स्क्रब होने से कुछ होने वाला नहीं। और एक सेकंड ईयर का बच्चा उसको कितनी देर तक बांध के रखे यहाँ पे, वो भूल जाते हैं थोड़ी देर में ऐसा कर लेते हैं, कुछ नहीं कर लेते हैं, और होता है ऑब्वियस होता है, इट इज वेरी कॉमन। और मैंने बोला है बहुत कि जब आप पेक हो जाते हैं, आपको लगता है कि अब मैं रेडी हूँ, तब खुजली होना स्टार्ट होती है, पहले नहीं होती है। ग्लव्स पहन लिए सब रेडी, अब आपको पता है कि मैं हाथ नहीं लगा सकता, लगा सकती, देन उसके बाद ईयर में खुजली होगा, इधर खुजली होगा, और कोई ऑप्शन अब दूसरों से खुजली करवा भी नहीं सकते, सो वो चीजें होती है, दैट इज वेरी कॉमन। और अब आपको नहीं पता तो फिर कर ही लेते थोड़े, तो क्या करेगा, और उससे सारी स्टडी बेच हो जाती है। सो इससे बेटर आप देख लो, हम कर रहे हैं तो देखो 4 साल बाद आपको यही करना है, नहीं चाहोगे तो भी करना पड़ेगा। आज तो ऑप्शन है कि नहीं कर रहे तो कोई इशू नहीं होगी, हमें तो पे करना है इसलिए हमें तो करना ही पड़ेगा, बट आपको आज नहीं तो 4 साल बाद करना है, तब करना है, अभी तो मुझे करो, क्या टेंशन लेनी है। नेक्स्ट, अब जब ये लोग आईसीयू जाते हैं तो इनको बहुत परेशान करते हैं, कॉम्प्लिकेशंस ऑफ हेमोडायलिसिस। कॉम्प्लिकेशंस में सबसे पहले लिखा हुआ है एयर एम्बोलिज्म। सो ऑब्वियसली आप डायलिसिस परफॉर्म कर रहे हैं, इतनी लंबी ट्यूबिंग्स होती है, बहुत सारी ट्यूबिंग्स होती है, और ब्लड को जो है पूरी मशीन में हम शिफ्ट करते हैं और वापस लाते हैं। अगर आपने ट्यूब को प्रॉपर फ्लश नहीं किया तो उस कंडीशन में एयर जो है वो क्या कोज करा सकती है, एयर एम्बोलिज्म कोज कर सकती है, एंड इट इज वेरी डेंजरस। इफ अ पर्सन इज हैविंग सस्पेक्टेड एयर एम्बोलिज्म, व्हिच पोजीशन इज प्रोवाइडेड टू द पर्सन, व्हिच पोजीशन इज प्रेफर्ड, लेफ्ट लेटरल। व्हाई द लेफ्ट लेटरल पोजीशन इज प्रेफर्ड, बिकॉज एयर जो है जैसे ब्लड वेसल्स है, प्रॉब्लम क्या होगी कि ये बीच में एयर है, बबल है, इधर से ब्लड है, इधर भी ब्लड है, ये ब्लड इसको पुश कर रहा है, एयर फ्लो कर रही है, इसको हम बोल रहे हैं एम्बोलिज्म। अब इस एयर को अगर आपको हटाना है यहाँ से, तो एक ही ऑप्शन है, इसको हम ऐसे जगह लेके जाना है जहाँ पे एम्प्टी स्पेस है, और एम्प्टी स्पेस पूरे सर्कुलेटरी सिस्टम में कहाँ पे होता है, हार्ट के अंदर, यही पे है चेंबर जो खाली है। सो हमें इस ब्लड को कहाँ लेके आना है, इस हार्ट के राइट एट्रियम में लेके आना है। अब हार्ट कहाँ होता है, लेफ्ट साइड में, सो आप उसको लेफ्ट साइड लेटा देंगे, लेटरल पोजीशन। लेफ्ट लेटरल देने से जो हार्ट है वो नीचे हो जाएगा, ग्रेविटी का फोर्स उसके ऊपर लगेगा, ब्लड को अपनी ओर पुल करेगा, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, लेफ्ट लेटरल विद हेड लो, नॉट एलिवेट, हेड को हमें क्या करना है, लो करना है। उससे क्या होगा, जो भी एयर है वो किधर आएगा, वेनस ब्लड के साथ में हार्ट की ओर, जैसे ही ये बबल यहाँ पहुंचेगा, यहाँ से फूट जाएगा, क्योंकि इसमें खाली स्पेस है, एयर खत्म हो जाएगी और आपका एम्बोलिज्म प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। सो व्हेनेवर पेशेंट इज हैविंग एयर एम्बोलिज्म, प्रोवाइड द लेफ्ट लेटरल विद हेड लो पोजीशन टू प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशंस। डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम, नाम में लिखा हुआ है डिसइक्विलिब्रियम, बॉडी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स, फ्लूइड और अदर जो भी कंपोनेंट्स हैं उन सब का एक लेवल है आफ्टर डायलिसिस, जब हम डायलिसिस करते हैं। सो डायलिसिस के अंदर जो कॉम्प्लिकेशंस होता है, प्रॉब्लम होती है, उसमें एक बड़ा कॉम्प्लिकेशन है, और इसका मेन रीजन है वो है फास्ट डायलिसिस। व्हेन वी अंडरगोइंग डायलिसिस, अगर आप फ्लूइड को बहुत क्विक रिमूव करेंगे, डायलिसिस के अंदर फ्लूइड को बहुत जल्दी जल्दी क्लीन करेंगे, सब्सटेंसेस को बहुत फास्ट आउट करेंगे, तो उस कंडीशन में बॉडी के अंदर हाइपोवोलेमिया हो जाएगा, एंड अदर सब्सटेंसेस फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट का इंबैलेंस हो जाएगा, एंड दैट इंबैलेंसेस एंड हाइपोवोलेमिया विल कॉज वेरियस कॉम्प्लिकेशन होल बॉडी सिस्टम, स्पेसिफिकली ब्रेन के ऊपर, पेशेंट ड्राउजी हो जाएगा, पेशेंट की कॉन्शियसनेस डाउन हो जाएगी, अदर इलेक्ट्रोलाइट्स इंबैलेंस से हार्ट इरेगुलर रेस्पिरेशन आपको देखने को मिलेगा, अदर कॉम्प्लिकेशंस आएंगे। सो इसी को हम कॉम्बिनेशन में क्या बोलते हैं, डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर इंबैलेंस हो जाना, किस वजह से, ड्यू टू द फास्ट डायलिसिस। इसका एमसीक्यू था कि पेशेंट इज सफरिंग विद दिस डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम, नाउ एज अ नर्स क्या करेंगे, व्हाट इज नेक्स्ट स्टेप। सो सिंपल है, कोर्स को ट्रीट करना है, कोर्स क्या है, फास्ट डायलिसिस, तो इसको बंद नहीं करना है, इसको क्या कर दो, स्लो कर दो, स्लो दे राइट, जब आप रेट को स्लो करोगे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, बॉडी उसको अडॉप्ट कर लेगी। सो दिस इज डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम, इम्बैलेंसेस बिटवीन फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, दैट इज डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम। जब हम जो फ्लूइड मैंने बताया था आपको, जो डायलिसिस फ्लूइड आता है उसके अंदर एल्यूमिनियम प्रेजेंट रहता है, और उसको यूज करने से एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम भी आपको देखने को मिलेगा, और उसकी वजह से क्या हो सकती है, ब्रेन के अंदर जाकर डिपॉजिट होगा, वो क्या करेगा, एन्सेफेलोपैथी, इसको हम बोलते हैं डायलिसिस एन्सेफेलोपैथी ड्यू टू एल्यूमिनियम टॉक्सिसिटी, तो ये भी आपको प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट, सो हेमोडायलिसिस इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और अच्छे से घर पे जाके पढ़ना है, समझना है, जहां भी डाउट लगे, कुछ डाउट वैसे तो होगा नहीं आपको, पर फिर भी लगे तो मंडे को आप क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ये हो गया। नेक्स्ट इज कॉम्प्लिकेशंस ड्यूरिंग हेमोडायलिसिस, ये थे आफ्टर डायलिसिस जो हमने पढ़े थे, नहीं लिखा, अरे ये लिख दिया, ये सारे थे आफ्टर डायलिसिस आपको देखने को मिल सकते हैं। ड्यूरिंग डायलिसिस मशीन वर्किंग है, उस टाइम क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। सो कॉम्प्लिकेशंस ड्यूरिंग हेमोडायलिसिस, और फर्स्ट कॉम्प्लिकेशन जो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया, दैट इज हार्ट फेलियर। एक तो बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ा हुआ है, आपने वेनस रिटर्न जो आपका संट है उसे किया था। दूसरा क्या हो रहा है कि जब हम डायलिसिस करते हैं, ये ह्यूमन बॉडी है, यहाँ से हम ब्लड को निकाल के किसमें लेके जा रहे हैं, मशीन में, और हमने अभी बताया था मशीन के अंदर
डायलिसिस होता है ऐसे बहुत बड़ा सा, इसके अंदर बहुत सारा ब्लड का वॉल्यूम क्या होगा, फिल होगा, भरेगा ब्लड। सो आपका जो सर्कुलेटरी वॉल्यूम है उसका बहुत सारा पार्ट किस में आ जाता है, मशीन के अंदर आ जाता है, और इधर वॉल्यूम क्या हो जाता है, सर्कुलेटरी वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है। और जब सर्कुलेटिंग वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो उसकी वजह से हार्ट कंपनसेट करके क्या करेगा, अपनी रेट को इंक्रीज करेगा, और एरिथमियास की वजह से सम टाइम पेशेंट इसमें जा सकता है, यहाँ पे हार्ट फेलियर में जा सकता है। सो ये भी एक रीजन है कि जब भी ऐसा कुछ होता है तो हमें फिर रेट को क्या करना है, स्लो करना है, क्विकली फ्लूइड को आउट यहाँ पे नहीं करना है। आर्टीरियल सिंड्रोम ऑलरेडी पढ़ा दिया मैंने, सीवीडी दैट इज कार्डियोवास्कुलर डिजीज remains the leading cause of death in patient receiving dialysis। जो पेशेंट डायलिसिस के साथ जिंदा है उनमें डेथ की बात करें तो सबसे कॉमन कॉज हार्ट फेलियर सीवी है, जो हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं, बार बार लिख रहे हैं। एनीमिया, गैस्ट्रिक अल्सर, वोमिटिंग। सो किडनी काम नहीं कर रही है तो एनीमिया तो हो ही सकता है। गैस्ट्रिक अल्सर जो हम सडनली जब आप फ्लूइड की जो बात हम कर रहे हैं रिमूव करेंगे और उसकी वजह से जो इम्बैलेंसेस होगा बॉडी में उनकी वजह से, और जो हम सॉल्यूशन यूज कर रहे हैं, डायलिसिस सॉल्यूशन यूज कर रहे हैं, वो भी क्या करवा सकता है, गैस्ट्रिक एसिड का अल्सर करवा सकता है। वोमिटिंग ड्यू टू जो डायलिसिस फ्लूइड है उसकी वजह से वोमिटिंग सेंसेशन और वोमिटिंग हो सकती है, नोजिया। सो दीज आर द पॉइंट रिलेटेड टू डायलिसिस, हीमोडायलिसिस, कंप्लीट टेक्स्ट इज पेरिटोनियल डायलिसिस। तो इसको एंड करते हैं और फिर कल नेक्स्ट एक तो इसमें बच गया रीनल ट्रांसप्लांटेशन जो कल पढ़ेंगे हम, और उसके साथ में कल दो मेजर डिजीज है जो कंप्लीट हो जाएगी, कल नहीं सॉरी, कल तो छुट्टी मेरी है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम एंड ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। इस सिस्टम का सबसे आई थिंक सबसे इंटरेस्टिंग डिजीज कोई है तो वो है नेफ्रोटिक सिंड्रोम और नेफ्रेटिक सिंड्रोम, और दोनों को डिफरेंशिएट करने में जो मजा आएगा आपको वो अलग ही होगा। तो उनको हम पढ़ेंगे मंडे को, तो उनको पढ़ के आए उसके बाद आई थिंक एक दो क्लास अगर एक दिन और होती है तो पूरा सिस्टम आपका नहीं, उसमें एक क्लास मुझे पढ़ाऊंगा मैं ड्रग्स डायरेटिक्स, ये लिखिए पेरिटोनियल डायलिसिस। चलो कौन बताएगा पेरिटोनियल डायलिसिस कैसे करते हैं, नहीं लिखा है, लिखना है, क्या हुआ वैसे शॉकिंग रिएक्शन, पेरिटोनियल डायलिसिस। सो जब भी हम पेरिटोनियल डायलिसिस परफॉर्म करेंगे तो कैसे करेंगे, कौन बताएगा, किसी ने देखा है, करवाया किसी ने, मतलब पेशेंट को असिस्ट करवाया डायलिसिस करे, पेरिटोनियल डायलिसिस नहीं करवाया, मशीन चाहिए नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, क्यों। सो यहाँ पे पेरिटोनियल डायलिसिस जो है नाम में क्लियरली लिखा हुआ है, पेरिटोनियल लार्जेस्ट सीरियस कैविटी इन आवर बॉडी, सबसे बड़ी कैविटी बॉडी की वो कौन सी है, लार्जेस्ट सीरियस कैविटी दैट इज पेरिटोनियल। पेरिटोनियल कैविटी में कितना फ्लूइड भर सकते हैं हम, अगर अंदर से सब कुछ निकाल के पानी भरे तो कितना आ सकता है, पूरा निकाल दिया, सब इंटेस्टाइन लीवर जो है सब कुछ खाली कर दो, सिर्फ पेरिटोनियल कैविटी है, अब इसमें पानी भरना कितना भर सकते हैं, हाउ मच अमाउंट ऑफ वाटर यू कैन फिल इनसाइड द पेरिटोनियल कैविटी, 1 लीटर, 10 लीटर, 8 लीटर, 6 लीटर, वेरी गुड, ये तरीका बहुत अच्छा है, 1 2 3 4 5, कहां जाकर तो रुकेगा। सो इट इज द लार्जेस्ट सीरियस कैविटी एंड इट इज इक्वल टू गड़ा होता है ना मटका, उसके बराबर नियर बाय 15 लीटर्स ऑफ वाटर जो है आप अपने पेट्रोल कैविटी के अंदर फिल कर सकते हैं, नॉर्मल एडल्ट पर्सन, नॉट इन चिल्ड्रन और ओल्ड एज। सो इतना बड़ा कैविटी है, और अगर आपने लगता है कि नहीं तो आप कभी ओटी में आएंगे तो वहां देखेंगे हम जब वॉश करते हैं पेट्रोलियम को तो उसमें से एनएस पूरा दमादम डालते हैं, बहुत सारी एनएस उसमें भर सकते हैं। सो नियर बाय 15 लीटर्स ऑफ वाटर है जो हम क्या कर सकते हैं इसमें भर सकते हैं, इतनी बड़ी कैविटी है। और इसी कैविटी को हम यूज करते हैं किसके लिए, डायलिसिस के लिए। क्या करेंगे देखो और क्या है इसमें, सो ये पेट्रोलियम है और इसके अंदर आप क्या करेंगे, हाइपरटोनिक सलाइन भर देंगे, मेनली हम यूज करते हैं डेक्सट्रोज, क्या भर दिया, हाइपरटोनिक सलाइन। नाउ इसके अंदर जो पेरिटोनियल मेम्ब्रेन है, इसके पेरिटोनियल मेम्ब्रेन के अराउंड ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है, यहाँ पे बहुत सारी अंदर भी जो इंटेस्टाइन और जो भी पार्ट है उन सब में वेसल्स हैं। जब हम हाइपरटोनिक सलाइन इसके अंदर फिल करेंगे तो ये हाइपरटोनिक सलाइन क्या करेगा, इस वेसल से जो एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर है उसको क्या करेगा, अपनी ओर पुल करेगा और वो आ जाएगा इस कैविटी के अंदर, और उससे क्या होगा, डायलिसिस परफॉर्म होगा। बट इट इज वेरी वेरी स्लो प्रोसेस, बहुत स्लो प्रोसेस होता है, बहुत धीरे धीरे होता है, इसीलिए इसके कॉम्प्लिकेशन कम होते हैं। व्हाई इट प्रोड्यूस लेस कॉम्प्लिकेशन, बिकॉज इट इज वेरी स्लो प्रोसेस। हेमोडायलिसिस इज वेरी फास्ट प्रोसेस, इसलिए कॉम्प्लिकेशन ज्यादा करेगा, बट इट इज वेरी स्लो प्रोसेस एंड इट विल प्रोड्यूस वेरी लेस कॉम्प्लिकेशन। सो पेरिटोनियल क्या है देखिए, द गोल ऑफ द पेरिटोनियल डायलिसिस आर टू रिमूव टॉक्सिक सब्सटेंसेस, मेटाबॉलिक वेस्ट एंड री-एस्टैब्लिश नॉर्मल फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर पेशेंट विद renal failure who are unable or unwilling to undergo hemodialysis or renal transplantation। तो जो पेशेंट किडनी ट्रांसप्लांट नहीं करवाना चाहते हैं या फिर जिनको हेमोडायलिसिस नहीं करवाना है, हम ये नहीं कराएंगे, मुझे पसंद नहीं आता, मेरा खून बाहर जाता है, नहीं, तो उनमें हम क्या ऑप्शन दे सकते हैं, वी विल यूज दिस पेरिटोनियल डायलिसिस, जहां पे कुछ भी इश्यू नहीं है, पेशेंट आएगा लेटेगा और डायलिसिस होगा। क्या करना है इसमें, ये एक कैथेटर इंसर्ट करना है आपको पेरिटोनियम में, इस कैथेटर को कनेक्ट करना है वेग के साथ में, फ्लूइड इसमें भरेंगे, डेक्सट्रोज अंदर डाल देंगे, क्लैंप कर देंगे, एक ड्वेल टाइम होता है जो हम भी पढ़ेंगे, वो ड्वेल टाइम तक रखेंगे, और फिर उसके बाद जो ड्वेल टाइम रखा गया वो कंप्लीट होने के बाद में वापस बाहर निकाल देंगे, आपका पेरिटोनियल डायलिसिस कंप्लीट। सो ये हम देखेंगे अभी वन बाय वन डिस्कस करेंगे इसके बारे में, बट प्रोसेस इज वेरी स्लो, बहुत टाइम लगता है इसमें। इतना जल्दी इतना लाभ आ रहा है, अरे आप लोग जो है डिफरेंशिएशन नहीं कर पाते हो कि कहाँ पे हंसना है कहाँ पे नहीं हंसना है। इफ समबडी इज हैविंग नेचुरल रिफ्लेक्सेस यू आर लाफिंग, इज दिस जॉक, है कोई जॉक था, इट्स अ नेचुरल रिफ्लेक्स, यस सबको होता है हिकअप्स आना। इफ यू हैव एनी फॉरेन बॉडी इन योर अपर एयरवे देन यू विल हैव हिकअप्स, एंड इफ एनी फॉरेन बॉडी इन द लोअर एयरवे देन यू विल हैव कफिंग। सो इफ समबडी इज हैविंग हिकअप्स तो आपको हंसी आती है, एंड समबडी इज हैविंग कफिंग आपको कुछ नहीं होता है, पता नहीं आप उसको डिफरेंशिएट कैसे कर रहे हैं। यस, सो डोंट लाफ, ये शो करता है कि आप डिफरेंशिएशन नहीं कर पाते हैं, तो अपने आप को डिफरेंशिएट करोगे, जब जॉक बोलता है तो हंसना है, जब कोई हिकअप्स करता है तो नहीं हंसना है, वो उसका क्या है, नेचुरल रिफ्लेक्स है। चले आगे, हाँ ना कपिंग किया पर कोई नहीं हंसा है, बाकी है करते सब हंसेंगे। मूव करें, नेक्स्ट इज
अरे इतना धीरे धीरे देखो, ये घड़ी तो बहुत फास्ट चलती है, रुकती नहीं है, पता नहीं, मैं इसको देखता रहता हूँ, ये नहीं रुकती, आप रुक जाते हो लिखते लिखते। देख लिया। सो ये तो थ्योरेटिकल पार्ट है, इसको थोड़ा कम लिखा करो आप लोग, याद कर लिया करो तुरंत। लिख लिया, वेरी गुड। चलो कल के टेस्ट में यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा, पढ़ के आना ये। द नेक्स्ट वन इज पैसेंजर who are susceptible to rapid fluid and electrolyte and metabolic changes that occur hemodialysis experience less during peritoneal dialysis, जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। when we are performing hemodialysis it is a fast process and it will cause fast process and it will cause more complications। so जिन पेशेंट में हेमोडायलिसिस के टाइम पे ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, उन पेशेंट्स को अगर आप पेरिटोनियल डायलिसिस करेंगे तो उनमें आपको कॉम्प्लिकेशंस क्या मिलेंगे, लेस, कम होंगे, क्योंकि ये प्रोसेस क्या है, इट्स अ वेरी स्लो प्रोसेस, इट विल रिक्वायर more time to compete with hemodialysis। risk of heparin use in cardiac and diabetic patient, so peritoneal dialysis में used। जब हम हेमोडायलिसिस परफॉर्म करेंगे तो we use multiple type of tubings and tubings के अंदर क्लोटिंग हो सकता है, ब्लड क्लोट हो सकता है। so उस क्लोटिंग को प्रिवेंट करने के लिए हम ट्यूबिंग को हेपरिन के साथ फ्लशिंग करते हैं, फिर प्लस द ट्यूब विद हेपरिन। और उस कंडीशन में लाइक पेशेंट इज सफरिंग विद एनी कार्डियक इश्यूज और डीअरेंज्ड कोगुलेशन देती पीटीआई डीअरेंज्ड है, और अगर आप वहां पे हेमोडायलिसिस करेंगे तो बहुत सारा हेपरिन पेशेंट को रिसीव होगा, एंड उस हेपरिन की वजह से क्या हो सकता है, ब्लीडिंग होने के चांसेस इंक्रीज हो सकते हैं। बट इन केस ऑफ peritoneal dialysis only a single catheter is used and this catheter not required any flushing because इसके अंदर कोई ब्लड नहीं है, ये कहां पे है, पेरिटोनियल कैविटी में है, और वहां कोई ब्लड हम नहीं ला रहे हैं, कोई क्लोटिंग नहीं होगा, इसलिए कोई फ्लशिंग की रिक्वायरमेंट आपको यहाँ पे नहीं होगी। सो ऐसे पेशेंट जिनमें हम हेपरिन यूज नहीं कर सकते, उनमें हम क्या प्रीफर कर सकते हैं, पेरिटोनियल डायलिसिस। यहाँ पे हेपरिन देना मना है, वी विल यूज द पेरिटोनियल डायलिसिस। नेक्स्ट कुछ पैरामीटर्स है जो हमें यहाँ फॉलो करने होते हैं पेरिटोनियल डायलिसिस पे, कितने टाइम हमें करना होगा, क्या है ड्वेल टाइम, क्या है इन्फ्यूजन टाइम, और उसके अलावा कौन सा फ्लूइड हम यूज करते हैं, क्या प्रिपरेशन, कौन सा कैथेटर आप यहाँ यूज करते हैं, वो सारे हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। हाँ जी, सॉल्यूशन के अंदर नहीं करेंगे, जो ट्यूबिंग से उसमें बीच बीच में हम फ्लश करते हैं, फ्लश करते रहते हैं। हाँ, वही क्लोटिंग को प्रिवेंट करने के लिए, लाइक जब हम डायलिसिस करेंगे तो एवरी 30 मिनट्स हम उसको प्लस करते रहेंगे विद हेपरिन, सो उससे क्या होगा, फ्लोटिंग होने के चांसेस नहीं रहेंगे, कंटीन्यूअस नहीं ऐड करना है, जस्ट प्लस। ठीक है। द नेक्स्ट इज इन पेरिटोनियल डायलिसिस एब्डोमिनल वॉल एक्ट एज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इन हेमोडायलिसिस कौन सी मेम्ब्रेन एक्ट करती है, सेमी परमिएबल का कौन सा पार्ट, हेमोडायलिसिस में कौन होता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, डायलाइजर हमने बनाया था थोड़ी देर पहले, एज लाइक डायलाइजर इन आवर पेरिटोनियल डायलिसिस द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो होगी वो कौन सी है, एब्डोमिनल वॉल जो है वो यहाँ पे वर्क करेगी। If you are going for 36 to 48 hours of peritoneal dialysis, it is equal to 6 to 8 hours of hemodialysis। तो आप देख सकते हैं कितना स्लो है, 36 to 48 hours equal to 6 to 8 hours of hemodialysis and this is PD peritoneal dialysis। तो इसके इक्वल आने के लिए आपको 36 to 48 hours जो है डायलिसिस करेंगे, 2 दिन तक करेंगे, तब जाके उधर 8 hours के इक्वल आएगा। इट इज वेरी एंड वेरी स्लो, बट जिनमें कॉम्प्लिकेशंस रिस्क ज्यादा है उन पेशेंट्स को हम ये प्रीफर कर सकते हैं, उनको हम ये यूज कर सकते हैं। स्लो होने की वजह से कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस भी क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे। तो पढ़ के आएंगे या कल भी नहीं पढ़ोगे? और मेरे को बस यही लगता है कि आप पढ़ते हो, बट आपका रिजल्ट देख के लगता है कि आप बहुत ज्यादा पढ़ते हो, भूल जाते हो, इतना पढ़ते हो सारा भूल जाते हो सर, पढ़ते तो बहुत है पर याद ही नहीं रहता है, ऐसा होता है, इतनी पढ़ाई करते हैं सर पर सब भूल जाते हैं, ऐसा लगता है कि याद ही नहीं है कुछ, थॉट ब्लॉक हो जाता है, साइकेट्रिक में आता है थॉट ब्लॉक, कुछ याद नहीं आ रहा, क्या करें। सो कुछ नहीं होता है, कोई थॉट ब्लॉक नहीं होता है। एक तो आपका जो टीचिंग मेथड होता है वो भी बहुत आई थिंक गलत वाला मेथड है, आप लोग पता नहीं 12 घंटे पढ़ते हो, 15 घंटे पढ़ते हो, ऐसे पढ़ते हो है? नहीं हमें इतना सर, ठीक है, जो टीचिंग होता है ना, लाइक माइंड की जो माइंड या ब्रेन की जो कैपेसिटी है, इट इज नॉट सेम फॉर एवरीवन, इट इज नॉट सेम फॉर एवरीवन, मेरे लिए आपके लिए सबके लिए क्या है, डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग है। सो आप सोचते हैं कि मैं आज सुबह बैठूंगी 6 बजे और 12 बजे 1 बजे 2 बजे तक हिलूंगी नहीं, 6 टू 2 PM तक बिल्कुल नहीं हिलूंगी, चाहे बेड हो जाए। अब आप क्या करोगे, पढ़ना स्टार्ट करोगे, पढ़ना स्टार्ट किया, थोड़ा ये पढ़ाइए, पढ़ाओ 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 पढ़ाओ, 2 बज गए, फिर बाद में 2 बजे अपने आप को इवैल्यूएट करा तो पता चला सुबह 6 बजे क्या स्टार्ट किया वो भी पता भूल गए। सो इसमें क्या है, रॉन्ग मेथड आपका पढ़ने का, आपका ब्रेन कंटिन्यूसली कितने घंटे कैच करेगा नहीं पता, कुछ 2 घंटे फोकस कर सकते हैं, कुछ 3 घंटे कर सकते हैं, कुछ 4 घंटे कर सकते हैं, कुछ 10 मिनट कर सकते हैं, कुछ आधा घंटा कर सकते हैं, सबका अलग अलग पावर है, आप उसको यूटिलाइज करो। आप देखो कि कितने घंटे के बाद, 1 घंटे बाद आपको ऐसा लग गया कि बस यार, तो कोई बात नहीं, बस कर दो, उसको क्या करो, बस कर दो, और 5 मिनट अपने आप को डाइवर्ट करो किसी अदर थिंग में, आइदर रील देखो, चाय पियो, या फिर किसी फ्रेंड से जो आपके पास में बैठा है उससे बात करो, अपन वो पढ़ रहा है तो उसको डिस्टर्ब नहीं करना है। बट इसमें एक और इंपॉर्टेंट है कि वो 5 मिनट से 5 मिनट ही होने चाहिए, फिर ही रील स्टार्ट होगी तो 5 मिनट चलेंगे 5 घंटे में, चाय पीने चलते हैं, चलो ठीक है, और गए और 5 घंटे हो गए बातें करते बैठे बैठे। सो आप उस माइंड को क्या करो, डाइवर्ट करो, 5 मिनट हो गए, देन अगेन रीस्टार्ट, फिर 1 घंटे बाद यही होगा, फिर रुक जाएंगे, फिर स्टार्ट करें, तो उससे क्या होगा, कैप्चर पावर जो बढ़ेगा। आप लोग अगर कंटिन्यूस रीडिंग करते रहोगे तो 1 घंटे तक तो ठीक है, फिर वो बाद में सब ऊपर से आप बस पढ़ ही रहे या कुछ समझ में नहीं आ रहा, फिर आप ये बहुत पढ़ा पर कुछ समझ में नहीं आया, आएगा कैसे, समझ गए? तो आज से क्या करना है, उतना ही पढ़ना है जितना समझ में आए, जब लगे कि नहीं आ रहा है तो बंद करो, अपने आप को डाइवर्ट करो और 5-10 मिनट फिर स्टार्ट करो, ब्रेक ले लेके, तो उससे ज्यादा याद होगा। लगातार मैं भी नहीं पढ़ सकता, आप तो क्या
मुझे बोले पढ़, तो मैं भी इतना नहीं पढ़ सकता लगातार, तो मेरा पावर भी नहीं है। चले आगे नेक्स्ट। प्रीवियसली कभी मैंने बोला होगा आप लोगों को, आई थिंक, जब हम, मैं जब पढ़ाई की बात हम करते हैं तो मैं प्रीवियसली भी बताया होगा, नियर बाई 16 to 17 आवर्स जो थे वो हमारा स्टडी का टाइम था एक दिन में। और उसका अंदर ये नहीं कि मैं 16 से 17 घंटे 18 घंटे पढ़ ही रहा हूँ, नहीं कर, कोई भी नहीं कर सकता है। वो ब्रेक कर करके बीच में ब्रेक कर दिया, अब लगा कि नहीं हो रहा तो खाना बना लो, लग रहा नहीं हो रहा तो खाना खा लो, अब लग रहा कि नहीं हो रहा तो नहा लो, और लग रहा है कि ये भी नहीं हो रहा तो 2 मिनट से बात कर लो, नहीं हो रहा तो पापा को मम्मी को फोन कर लो, कुछ कर लो। उससे क्या होगा, बीच बीच में ब्रेक आएगा, डाइवर्सन होगा। फिर लग रहा है कि नहीं हो रहा तो 2 घंटे सो जाओ, क्योंकि सोने का टाइम भी तो उसमें एक्सक्लूड करना है बाद में। सो ऐसे करके जो 24 आवर्स था उसमें से 16-17 घंटे हमारा पढ़ने में निकलता था, बाकी जो घंटे थे वो खाने पीने में और नहाने धोने में और सोने में निकल जाता था। और कुछ काम था नहीं, क्योंकि हम लोग बिल्कुल निठल्ले, कोई जॉब नहीं थी उस टाइम, छोड़ दी सब कुछ, घर बार सब भूल गए, कुछ भी नहीं था हमारे पास, ना पैसे थे ना जॉब थी, और इसलिए सिर्फ क्या करना था, पढ़ाई। अभी आपके पास भी वही अपॉर्चुनिटी है, सिर्फ क्या करना है, पढ़ाई, बाकी सब भूल जाओ। जब भूलोगे तो पढ़ाई भी कर पाओगे, नहीं भूलोगे तो फिर पढ़ाई नहीं होगी, कुछ ना भी कर लोगे नहीं होगा। बाकी आप ये सब बोलते हैं इंस्टाग्राम डिलीट कर दो, इसको डिलीट कर दो, उसको कुछ नहीं होता डिलीट करने से। आप डिलीट कर लो आज, मैं गारंटी के साथ लिख के देता हूँ, आप उसी के बारे में सोचोगे यार क्यों डिलीट किया, उसका मैसेज आ रहा होगा, ये आ रहा होगा, वो हो रहा होगा, क्या हो रहा होगा, कितने फॉलोवर होंगे, इससे बेटर उसको रहने दो, कोई बात नहीं, 5 मिनट उसमें खेल लो, वो ज्यादा अच्छा है कंपेयर टू उसके बारे में पूरे दिन भर सोचना है, वो कुछ नहीं होने वाला है। चलो आगे नेक्स्ट, होगी बातें होगी आपकी। ये बीच बीच में डाइवर्सन, ये भी मैं इसलिए बोलता था क्योंकि आप लोग भी फोकस लगातार नहीं कर पाते हो, ताकि बीच बीच में आपको ऐसा बोलना पड़ता है। नेक्स्ट प्रोसीजर, तो क्या करना है, प्रिपरेशन प्रोसीजर जो हम बात करें, क्या क्या हमें प्रिपरेशन करनी है। प्रिपरेशन जो आपको यहाँ फॉलो करेंगे, पहले तो कंसेंट लेना है, पेशेंट को बताना है, प्रिपेयर करना है, वो सारा हो गया। उसके अलावा कुछ ड्रग चाहिए होगी, सो इक्विपमेंट ले लिया, हेपरिन, पोटेशियम क्लोराइड, एंटीबायोटिक्स जो ये इन्फेक्शन को बचाने के लिए एंटीबायोटिक, अगर कोई कैथेटर जो हम यूज करेंगे, स्वान कैथेटर यहाँ पे, उसमें थोड़ा बहुत ब्लॉक होता है तो कभी रिक्वायर्ड हो सकता है। अगर पोटेशियम क्लोराइड, अगर बॉडी में सडनली पोटेशियम आउट होता है तो उसके इंबैलेंस को ट्रीट करने के लिए पोटेशियम क्लोराइड जो है हम यूज कर सकते हैं। एंड फॉर्म द डायलिसिस फ्लूइड बिफोर इंट्रोड्यूस, सो ये क्वेश्चन जो जब एक एग्जाम दिया था मैंने, तब मैंने इसको पढ़ा था, व्हाई वी वार्म द डायलिसिस फ्लूइड बिफोर इंट्रोड्यूस। हाँ, टेम्परेचर बढ़ेगा ना वार्म करने से, तो वार्म क्यों करें, टेम्परेचर क्यों बढ़ा रहे हैं, इक्वल करना है, we will not equal, we will increase the temperature and body temperature, body temperature थोड़ा ज्यादा रखना है। वार्म का मतलब जिससे आप नहाते हो पानी से, वो वार्म वाटर, वो बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा होता है, जिससे नहा नहीं सकते वो हॉट वाटर, तो हॉट नहीं करना है, वार्म वाटर जो आपको कंफर्ट फील देता है उसकी हम बात करें। सो वो क्यों करना है, सो इसके अंदर जो वहां पे आंसर्स था, इसका जो कॉन्सेप्ट है वो है कि वार्म द डायलिसिस फ्लूइड विल इंक्रीज द इफेक्टिवनेस ऑफ पेरिटोनियल डायलिसिस, जब हम वार्म करके रखेंगे तो डायलिसिस अच्छा होगा, ज्यादा बेटर होगा। उसका रीजन ये हो गया, लाइक ये पेरिटोनियल कैविटी, और मैं जस्ट एक अज्यूम करेंगे एक ब्लड वेसल इसमें से जा रही है कैविटी में, अब आपने इसमें क्या करा, नॉर्मल टेम्परेचर का फ्लूइड भर दिया। व्हेन यू फील अ नॉर्मल टेम्परेचर फ्लूइड और ए कोल्ड फ्लूइड, ये वेसल्स के ऊपर अगर नॉर्मल है तो कोई इंपैक्ट नहीं करेगा, अगर ये कोल्ड है तो वेसल क्या करेगा, कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा। सो उस कंडीशन में यहाँ की जो ब्लड सप्लाई है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, अगर वेसल कॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा है या फिर कुछ नहीं हो रहा तो भी नॉर्मल ब्लड रहेगा। बट व्हेन वी प्रोवाइड अ वार्म सलाइन, जब आप वार्म सलाइन देंगे तो ये वेसल्स क्या होगी, डायलेट होगी, एंड व्हेन वेसल इज डायलेटेड मोर ब्लड विल बी हियर, ज्यादा ब्लड यहाँ पे आएगा, एंड जब ज्यादा ब्लड होगा तो एक्सचेंज भी क्या होगा, ज्यादा, और जब ज्यादा एक्सचेंज होगा तो डायलिसिस भी क्या होगी, बेटर। सो दैट्स व्हाई वी यूज ए वार्म सॉल्यूशन जब हम क्या कर रहे हैं, पेरिटोनियल डायलिसिस करेंगे, जिससे क्या होगा, वेसोडाइलेशन, और उससे इफेक्टिवनेस क्या होगा, इंक्रीज होगा। यस ऑब्वियसली इट प्रोवाइड कंफर्ट टू द पेशेंट, पेशेंट को कंफर्ट भी होगा, अच्छा लगेगा। अगर आप कोल्ड देंगे तो अबनॉर्मल सेंसेशन आएंगे, पेन होगा, क्रैम्पिंग होगी, लेकिन वार्म देने से बेटर फील होगा, बट वो प्राइमरी नहीं है। प्राइमरी रीजन क्या है, आंसर इज for the vasodilation and increasing the effect of dialysis, so patient feel comfort, and the second one is increase urea clearance या effect of dialysis। और ये क्यों होगा, तो आंसर क्या होगा, ड्यू टू vasodilation, vasodilation। तो आपको वार्म फ्लूइड देना है, वो करें। The next is नेक्स्ट, यहाँ पे हम कैथेटर यूज करते हैं, कौन से टाइप का कैथेटर हम यहाँ पे प्रीफर करते हैं, कौन सा कैथेटर हम यहाँ पे यूज करते हैं। सो 2 टाइप के कैथेटर जो हम यूज करते हैं, एक स्ट्रेट कैथेटर और एक कर्व्ड कैथेटर, जो शेप में भी बना के दिखाऊंगा दोनों का। सो उसकी बात करते हैं। इन प्रोसीजर इंसर्टिंग द कैथेटर, कैथेटर इंसर्ट करेगा सर्जन या डॉक्टर जो भी है। कैथेटर की बात करें तो वी यूज द टैनकॉप कैथेटर और स्वान कैथेटर। टैनकॉप कैथेटर आता है ऐसे स्ट्रेट कैथेटर, इस कैथेटर, एंड स्वान कैथेटर, स्वान जानते हो, स्वान क्या होता है, हंस, हाँ हंस बगुला जो भी होता है, काक चेस्टन बको ध्यान, बगुला वाला ध्यान होता है ना, वो वाला। सो उसको बगुले वाले की बात करें तो ऐसा कुछ होता है, पता नहीं कैसा होता है पर ऐसा ही होता है कुछ, इसका ये वाला पार्ट ऐसा होता है, ऐसा ही कुछ होता है, इट इज वेरी शार्प हियर, एंड यहाँ पे ऐसे, इसको हंसना नहीं है बेचारा, क्या है ये भी है पीछे, पता नहीं देखा नहीं मैंने। सो हमारा जो मेन पार्ट है वो इसके आगे वाला, इधर से नहीं है, इसके आगे वाला है। सो यहाँ से है कैथेटर जो होता है वो इस शेप में होता है, इट इज लाइक दिस, सॉरी उल्टा हो गया, सांप नहीं है ये, इट इज अ स्वान। सो शेप कैसा होता है, लाइक दिस, ऐसा एस शेप की तरह स्वान, इसलिए इसको क्या नाम रखा है, स्वान कैथेटर। सो स्वान कैथेटर हटा दो इसको। तेरा थ्री, ये क्या है, सिलिकॉन रेडियो ऑपेक कैथेटर, इसका जो सिंथेस जो बनता है, किससे सिंथेसाइज होता है, तो सिलिकॉन का कैथेटर होता है, और ये रेडियो ऑपेक होता है। अगर आप एक्सरे या रेडियो एग्जामिनेशन करेंगे तो ये कहाँ पे लोकेटेड है उसका आपको एक्सरे में इजीली विजुअलाइज आपको ये हो जाएगा। कैथेटर के 3 पार्ट होंगे, ये एब्डोमिनल वॉल है,
सो आप कैथेटर पुट करेंगे तो इसके तीन पार्ट होंगे, कैथेटर डाल दिया, एक पार्ट जो वॉल के अंदर वाला है ये इनर पार्ट, एक जो आपके इस वॉल के अंदर प्रेजेंट रहेगा ये वाला पार्ट मिडिल पार्ट, एक जो बाहर रहेगा दिस इज आउटर पार्ट. सो इंट्रापेरिटोनियल सेक्शन, दिस इज एन इंट्रापेरिटोनियल सेक्शन. सेकंड वन इज सबक्यूटेनियस एंड टनल. ये आपका पार्ट जो यहां से यहां तक है इसको हम बोलते हैं सबक्यूटेनियस में जाएगा टनल बनके. देयर आर टू डेक्रोन कप, टू कप होती है, कप का मतलब इनको होल्ड करने के लिए हम क्या करते हैं एक कप यहां लगा देते हैं और एक कप यहां लगा देते हैं जिससे ये फिक्स रहेगा. डेक्रोन की कप होती है और एक होता है आउटर पार्ट जो एक्सटर्नल सेक्शन है बाहर वाला जिससे हम पेरिटोनियल डायलिसिस परफॉर्म करेंगे. तो दीस आर द थ्री पार्ट. आई थिंक इसमें पिक्चर भी होगा, ये ठीक है. हां ये है. एक और पॉइंट लिखा है the preferred insertion site is 3 to 5 centimeter below the umbilicus. This area is relatively avascular and has less facial resistance. Fascia होती है मसल्स के ऊपर, उसके ऊपर रेजिस्टेंस भी आपको नहीं आएगा और साथ में वेसल्स ब्लड सप्लाई भी कम होती है तो ब्लीडिंग होने के चांसेस भी नहीं रहेगा. सो कॉमन इंसर्शन साइट फॉर दिस कैथेटर इन पेरिटोनियल डायलिसिस आंसर इज 3 to 5 centimeter below the umbilicus is the best site. इसको इंसर्ट करेंगे इस तरह से. सो ये टनल करके अंदर डाल दिया, एक कप यहां लगा दिया, एक कप यहां लगा दिया और ये पार्ट रहेगा आपके पेरिटोनियम के अंदर. दिस इज इंसर्शन ऑफ पेरिटोनियल कैथेटर. अब आपने रेडी कर दिया, इंसर्ट करने के लिए पेशेंट ठीक है, तैयार है. अब हम क्या करेंगे, अगला प्रोसेस वो है डायलिसिस. ठीक है, हटा दें. अरे जल्दी आज ही कंप्लीट करना है इसको और कल से रिनल ट्रांसप्लांटेशन और उसके साथ में वेरी इंपॉर्टेंट नेफ्रोटिक सिंड्रोम एंड नेफ्रेटिक सिंड्रोम. हो गया ये. We'll discuss about the remaining part in next class tomorrow.